जाइए जाग जाइए, सुबह हो चुकी है हमारे साथ। उस मीटिंग में ज्यादा तब्दीलियां ना करने के ऊपर बात हुई है कि पैनिक बटन नहीं दबाना। अब ये सिर्फ बायलैटरल मसला नहीं है कनाडा और भारत के दरमियान, बल्कि एक आलमी मसला बन चुका है। सुबह ट्रेनिंग की मॉर्निंग में और फिर रेस्ट किया, शाम में ट्रेनिंग की और फिर रेस्ट किया। You have to keep a balance between studies and sports. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ हैं फ़हीम खान। जी हाँ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और एक नए दिन की शुरुआत है और नए दिन की शुरुआत हमेशा एक मौका होता है, वो मौका जो ऊपर वाले की जानिब से इंसान को मिलता है नींद के बाद बेदारी का। तो उठ जाइए जाग जाइए, सुबह हो चुकी है हमारे साथ। और इस सुबह को अच्छा बनाते हैं आज की अच्छी बात के साथ। हदीस मुबारक का मफहूम है, जो अमानतदार नहीं उसका ईमान कामिल नहीं। यानी अगर आपने अपने ईमान को मुकम्मल करना है तो जो दूसरों ने आपके पास अमानत रखवाई है, खा वो कोई शय की सूरत में हो, कोई रकम हो, या फिर कोई बात ही क्यों ना रखवाई हो, जिसे बड़े मज़े से जो है वो हम गॉसिप की सूरत में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। अमानत अगर आपने उसमें खयानत कर डाली है तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इसमें एक चीज़ और भी है फ़हीम, अक्सर कहते हैं ना हम कि अक्सर ताजिरों के बारे में कहा जाता है कि अगर आप तोल पूरा नहीं कर रहे तो वो भी आप अमानत में खयानत करें, कि पैसे आप उनकी चीज़ के पूरे ले रहे हैं लेकिन उसको चीज़ कम तोल कर दे रहे हैं और उसके फौरी बाद आप नमाज पढ़ने चले जाते हैं माशाल्लाह। और बल्कि ऐसा भी होता है कि 4 कस्टमर को ये भी बता के जाते हैं कि भाई जरा आप इंतज़ार कीजिए, नमाज का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आपने अपने ईमान को मुकम्मल करना है तो अमानत में खयानत ना करें, और अमीन जो है वो होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। चलते हैं बड़ी खबर की जानिब और देखते हैं आज क्या क्या आपके साथ डिस्कस करने के लिए है। भारत की सिख रहनुमाओं की टारगेट किलिंग, कनाडा इंडिया ताल्लुकात का आतिशफशा फट पड़ा। कैनेडियन वज़ीर आज़म का भारतीय सिफारतकार को निकालने का ऐलान। खुफिया एजेंसी रॉ का सरबराह भी मुल्क बदर, 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत भी रोक दी। वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान, कौमी टीम के सिलेक्टर्स का बड़ा इम्तिहान। सिलेक्टर्स टीम में तब्दीलियों के लिए तैयार, कप्तान बाबर आजम का इनकार। सरफराज अहमद भी कायद आज़म ट्रॉफी में सेंचुरी बनाकर टीम में वापसी के मजबूत उम्मीदवार। पीसीबी के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, बताएंगे आज के प्रोग्राम में। गोल्फ में पाकिस्तान की पहचान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप डॉक्टर आनिया फारूक के नाम। कराची की बासलाहियत खिलाड़ी आज होंगी दुनिया बोल है की मेहमान। और मौसम की अंगड़ाई, फिशरीज की रौनकें लौट आई। मछली की मांग के साथ फिशरीज में काम तेज, लेकिन महंगाई इस सनत को कितना मुतासर कर रही है, आज के प्रोग्राम में आपको फिशरी की सैर भी करवाएंगे। तो ये तो है जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज आपसे बातचीत होने वाली है, और बड़ी दिलचस्प खबरें भी इसमें शामिल हैं। मेहमान बड़े ज़बरदस्त हैं। अब ट्रेंड्स की तरफ आ जाते हैं। तो कल का दिन बड़ा अहम था और हमारे नए चीफ जस्टिस का कल पहला रोज़ था। तो हैशटैग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल ट्रेंड किया। 21,000 के करीब लोगों ने ट्वीट्स किए। मुल्क की तारीख में पहली बार देखा गया कि अदालती कार्रवाई लाइव दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फुल कोर्ट समाअत पर सारिफीन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इक़दाम को सराहते रहे। 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच की लाइव समाअत पर सारिफीन खुश दिखाई दे रहे हैं, जबकि ट्रेंड में अब तक 21,000 से ज़ायद सारिफीन ने ट्वीट्स किए और उनके इस इक़दाम को सराहा है। इस पर भी हम बात करेंगे कि ये इक़दाम किस तरह का था और इस पर कानूनी माहिरीन क्या राय रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अगला हैशटैग जो कि आज हमारी बड़ी खबर में भी शामिल है वो हैशटैग कैनेडा। कैनेडा भी टॉप ट्रेंड में शामिल है। G20 के इजलास के बाद कैनेडा और भारत ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए हैं। कैनेडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। दूसरी जानिब कैनेडियन वजीर खारजा मेलनी जोली का कहना है, हमारे शहरी का कत्ल माफ नहीं किया जा सकता। एक गैर मुल्की हुकूमत की जानिब से कैनेडियन शहरी का कैनेडा में कत्ल नाकाबिल कबूल है। ट्रेंड में सार्फिन सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के जो ये कत्ल किया गया है इसके खिलाफ बातें भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत की इस हरकत के खिलाफ और इस हट धर्मी के खिलाफ जो कि 1978 से जारी है उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं। बिल्कुल। और फ़हीम, ये पहली बार है
कि खुलकर किसी ने एक्शन लिया है और आवाज़ बुलंद की है सिखों के खिलाफ होने वाले। तो खबर ये है कि भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात में ये जो उबलता हुआ आतिश विषय है वो आखिरकार फट पड़ा है। कनाडा पहली आलमी ताकत बन गया जिसने सिखों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ आखिरकार नकारा बुलंद कर दिया और भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, यही होना चाहिए था। जालिम के हाथ रोकने पड़ते हैं। साथ ही कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह पवन कुमार को पहले ही मुल्क बदर कर दिया गया है। इसके अलावा कनाडा ने भारत के साथ दो तरफा तिजारती मुआहदे पर बातचीत भी रोक दी है। ये तमाम तर डेवलपमेंट कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की भारत यात्रा से वापसी पर सामने आई है, जिसमें भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी गुफ्तगू सर्द महरी का शिकार रही। यहाँ तक कि जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी से हाथ भी छुड़ा लिया। तो ये सारी सूरत हाल है। और आप ये देखिए, इससे पहले कभी भी फ़हीम हमने नहीं देखा कि इस तरह किसी मुल्क के सरबरा ने बाकायदा तौर पर एक्शन लिया हो। आप ये देखें ना कि कितना ज़बरदस्त एक्शन है कि उन्होंने तिजारत भी रोक दी है, हर तरह की बातचीत रोक दी है, उन्होंने इनके जितने भी सिफारतकार थे उनको मुल्क बदर कर दिया। ये होता है रिएक्शन, ऐसे लिया जाता है। हेड को भी जो है वो कनाडा से निकाल दिया और उसकी एक अहम वजह ये भी है कि कनाडा जो है वहाँ पर सिख बरादरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है और इंडिया में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन 78 से जो शुरू हुए फिर 84 में गए 96 तक पहुँचे, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और खालिस्तान तहरीक जो है उसके इंडिया टोटल खिलाफ है, जबकि कनाडा में इसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है क्योंकि उन्हें लगता है और हमें भी ऐसा ही लगता है कि खालिस्तान तहरीक जो है वो सिखों का हक है और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। ये लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो इस वक्त इस उम्मीद में और वो चाहते हैं कि उन्हें उनका हक दिलवाया जाए। खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का नतीजा करार दी जा रही है, जिन्हें 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के एक बाजार में कत्ल कर दिया गया था। और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि इस कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने की शवाहिद मिले हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत इस वक्त दुनिया भर में सिख रहनुमाओं की टारगेट किलिंग में मसरूफ है। जून ही के महीने में बरतानिया में मुकीम अवतार सिंह खंडा की पुरस्कार हालत में मौत के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी भारत का ही हाथ है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के इस सारे मामले के ऊपर जो उनके अल्फाज थे वो आपने सुने और उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी पूरी पार्लियामेंट में खड़े होकर के मजम्मत की है और बिल्कुल क्लियरली इंडिया को इसमें टारगेट किया और बताया है कि इंडियन रॉ एजेंट्स इसमें मुलव्विस रहे हैं और इन्हीं हरकतों को रोकने के लिए उन्होंने इंडिया से ताल्लुकात भी रोक दिए हैं। बिल्कुल उनकी जानिब से कहा गया कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि इस वाक़े पर खौफज़दा भी हैं और नाराज़ भी हैं और ये हमारी मुल्की खुदमुख्तारी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि हम इस तरह के कत्ल पर खामोश रहें। लिहाजा हम इस पर बात भी करेंगे, इस तरह के किसी इक़दाम को अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बड़ी रियासतें होती हैं वो इस तरह के इक़दाम बर वक्त और फौरी तौर पर लेती हैं और लिहाजा उन्होंने इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर मुल्क बदर किया है। रॉ के एजेंट को पहले ही कर दिया था, सिफारतकार को बाद में किया है और भारत के साथ हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और अभी वो भारत यात्रा से वापस ही आए थे और हमने वहाँ भी देखा कि ताल्लुकात कुछ सर्द महरी का शिकार थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से हाथ भी छुड़वा लिया, उस तरीके से हाथ नहीं मिलाया। और ये भारत के लिए एक बड़ा डेंट है क्योंकि एक बड़ी तादाद है इंडियंस की जो कि कनाडा में बसती है, एक बड़ी तादाद है सिखों की जो कि कनाडा में मौजूद हैं और वहाँ पर अपना रोज़गार वो कमा रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर वो रह रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भारत के लिए बिल्कुल ही नुकसानदेह होगा। अगर हम एक खित्ते के तौर पर भी देखें कि तिजारत भी मुतासिर होगी और वैसे भी एक डेंट पड़ा है और मैं ये समझती हूँ कि फ़हीम इस पर जो दीगर आलमी ताकतें हैं उनको भी इसी तरह आवाज़ उठानी चाहिए। जुल्म कहीं भी हो रहा हो, अब ये नहीं हो सकता आप खामोश बैठे रहें, आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती, तभी जुल्म रुकता है या जालिम के हाथ रोके जाते हैं। ये काम तो अमेरिका को बहुत पहले कर देना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। जाहिर है एक मफादात की डोर में सब ये लोग बंधे हुए हैं, दोनों साथ साथ जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के गठजोड़ में ही लगे रहते हैं। लेकिन कनाडा में इंटरनेशनली पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, ये एक मजम्मत आई है और आलमी सतह पर आई है और अब इंडिया का सही चेहरा जो है सच्चा वो दिखाई देने लगा है। बिल्कुल, पाकिस्तान तो ये बहुत पहले से ये बात करता था। एनी हाउ अब आलमी तौर पर भी ये और बेहतर तरीके से आवाज़ आगे गई है। अब कुछ बात करते हैं गुज़श्ता रोज़ अपने ओहदे पर आने के बाद पहले ही दिन इंतहाई अहम केस की समाअत करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में हुई कार्रवाई को करोड़ों पाकिस्तानियों ने लाइव देखा और ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था कि लाइव दिखाया जाएगा, ओपन फॉर ऑल होगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल
केस जिसकी समाअत हुई और ये केस भी बड़ा अहम है, सबकी नज़रें इस केस पर थी। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया गया। इसके अलावा नए चीफ जस्टिस ने कुछ दीगर मिसालें भी फहीम कायम कर दी। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया है, उनके चैम्बर के बाहर तख्ती लगी, उस पर चीफ जस्टिस की जगह सिर्फ अपना नाम लिखवाया है, महंगी तरीन BMW गाड़ी लेने से मना कर दिया है। तो आप अंदाजा करें ना कितनी जबरदस्त ये बहुत ही जबरदस्त तरीकेकार है। और अभी हम जब टॉप ट्रेंड्स की बात कर रहे थे तो मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि ट्रेंड्स में जो है वो ट्विटर पर मैंने खुद देखा है कि लोगों का ये कहना है कि जी जिनके नाम में ही काजी है तो फिर तो वो डेफिनेटली जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर ही करेंगे। और हमें उम्मीद है पहले ही दिन उन्होंने ये बता दिया है कि बेहतरी की तरफ पाकिस्तान चल पड़ा है और अदल का इंसाफ निज़ाम जो है वो अब आगे बढ़ेगा। इस चीज़ को रोका नहीं जा सकेगा। और लाइव जाने का मकसद उनकी जानिब से कुछ भी हो, लेकिन यही था। 15 रुकनी फुल कोर्ट था जिन्होंने इस पर बातचीत की है, अपने अपने रिमार्क्स दिए हैं। इसके अलावा दलाइल भी यहाँ पर भरपूर अंदाज में हुए, सवालात बड़े ज़बरदस्त उठाए गए। लेकिन अब इस पर कानूनी माहिरीन अपनी राय भी दे रहे हैं, बात भी हो रही है। लेकिन एक क्वेश्चन जो कि मेरे जहन में भी है, हम अक्सर आपने भी सुना होगा तज्जियाकारों को भी या फिर जर्नलिस्ट या फिर मेहमान जो भी तशरीफ़ लाते हैं किसी भी अदालती कार्रवाई के हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि अभी ये सब जुडिस से मामला अदालत में है, लिहाजा इस पर बात नहीं हो सकती। लेकिन अब जब ये केस एक ओपन फॉर ऑल हो गया कि सब लोग इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानियों की एक अपनी राय भी होती है जिसका फिर वो इजहार करते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या अब ये राय देना किसी भी केस का फैसला आने से पहले लीगल होगा नहीं होगा, ये भी हम अभी किसी लीगल एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमें सीनियर एडवोकेट हाफिज एहसन साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि बतौर कानूनदान आपने किस तरह देखा इन इनिशिएटिव्स को जो कि नए चीफ जस्टिस साहब की तरफ से लिए गए हैं आते ही, और ये जो समाअत हुई है जो कि सब पाकिस्तानियों ने देखी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। कल जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए और पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक इनिशिएटिव आया है। उस इनिशिएटिव की वजह से हुआ ये है कि जब सारा दिन वो प्रोसीडिंग चलती रही हैं तो आपने देखा कि उसके अंदर किस लेवल पे ट्रांसपेरेंसी आपको नज़र आई, किस लेवल के अंदर जो है जजेस का इंटरेक्शन जो है वो आपको नज़र आया, किस लेवल के अंदर जाके जो क्वेश्चंस किए गए उनका जवाब जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान की सारे लोगों ने देखा। और जब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इससे होगा क्या कि जो भी आइंदा इम्पोर्टेंट केसेस होंगे जहां के अंदर पॉलिटिकल क्वेश्चंस, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स होंगे, जब लोग उनको देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि किस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो काम कर रही है, किस तरह इस मुल्क का चीफ जस्टिस काम कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो एक मीडिया के अंदर एक रिपोर्टिंग वाला मामला चलता था कि जिस वजह से बाज़ दफ़ा मिस रिपोर्टिंग आती थी या चीज़ें जो थी कॉन्ट्राडिक्ट होती थी, ये शाम को जब हम टॉक शोज पे बैठते थे तो डिफरेंट किस्म की जो ओपिनियंस आया करती थी, उससे भी इस सारी चीज़ को जो है वो आइंदा जान छूट जाएगी इस सिलसिले के अंदर। और जो एक और चीज़ जो आई है वो इस चीज़ के अंदर ये आई है कि चीफ जस्टिस ने बजाते खुद जब उनका केस चल रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि जी इस सारी प्रोसीडिंग्स को जो है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। उस वक्त उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन न किया गया और कहा गया कि इसको फुल कोर्ट डिसाइड करेगा। और कल जब ये 11:30 बजे से हेयरिंग से पहले सारे जजेस की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ कि हमें दिखाना चाहिए जो आज की प्रोसीडिंग है, क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग ऐसी है कि जिसके अंदर पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है और उस बिल की वजह से जो चीजें अच्छी आई हैं उसके अंदर, जिसके अंदर ये है कि आपको राइट ऑफ अपील भी मिला है। अभी जैसे कि मैंने आपसे बात करते हुए शुरू में कहा कि अगर कोई कमेंट करेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि अब तो ये सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जाहिर है लोग अपनी राय का इजहार करेंगे। अदरवाइज जब सब जुडिस हो मामला कहलाए सब जुडिस तो उस पर कमेंट नहीं किया जाता था इससे पहले जब तक फैसला ना आ जाए। नहीं, उसके अंदर ये है कि सब जुडिस वाला मामला ये है कि जब आप उसके अंदर को ओपिनियन मेकिंग करें तो उसके अंदर बिल्कुल सब जुडिस मामला है। लेकिन अगर आप किसी चीज को रिपोर्टिंग करते हैं या आप उसको एक फेयर एनालिसिस के अंदर जाते हैं, यानी तो फिर वो एहसन साहब यानी ये इसे डिस्कस किया जा सकता है लेकिन इसके ऊपर अपनी कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। आपका ये कहना है कोई फैसला अपने हिसाब से जो है वो नहीं बनाया जा सका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ थे और आपने वो हमें आगाह किया। और नाजरीन अब बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट की भी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। रगों में जो है वो दौड़ना शुरू कर दिया है क्रिकेट ने हमारे। तो वर्ल्ड कप सर पर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कौमी स्क्वाड का ऐलान
हतमी ऐलान जो है वो अभी तक नहीं हो सका है। गुज़िश्ता दिनों से मुशावरत, इजलास और मुलाकातों के सिलसिले जारी हैं और दोनों से मुख्तलिफ इतलात जो हैं वो गर्दिश में है। कुछ ज़राए हमें कुछ खिलाड़ियों के बारे में भी बता रहे हैं कि कुछ को ड्रॉप किया जाएगा, कुछ लाडले हैं जिनको जो है वो हटाया जाएगा, कुछ दोस्तियां हैं वो ख़त्म होंगी। आखिरी ने जो है वो हमें ज्वाइन कर लिया इसी सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम इजाज़, क्या हाल है आपका? फ़हीम साहब, मैं ठीक हूं, आप बताइए। ज़बरदस्त एजाज साहब, आप जिस तरीके से जुड़े रहे हैं ना एशिया कप में टीम के साथ, तो मेरे ख्याल में आप, अगर मैं आपको टीम का रिप्रेजेंटेटिव भी समझूं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आपने हमें ऐसी ऐसी अंदर की खबरें लाके दी हैं जो कि बोल ने ब्रेक की हैं, और इसके लिए जो है वो थैंक यू सो मच, बड़ी डेडिकेशन के साथ आप लगे रहे। तो हमें ये भी बता दीजिए कि किन लोगों को हटाने का फैसला किया जा चुका है या गर्दिश में है कि इन्हें हटाया जा सकता है? देखें, कल ये एक अफवाह फ़हीम भाई फैली थी कि शादाब खान को नायब कप्तानी से हटाने के ऊपर बातचीत हुई है, बट मैंने कल भी बोल पे ये दोबारा स्टोरी फाइल की थी कि ऐसी कोई भी इतला नहीं है। वर्ल्ड कप में 10-15 दिन रह गए हैं, तो एक ऑप्शन था बाबर आजम के पास कि वो रिजवान को नायब कप्तान बनाते, लेकिन अब पाकिस्तानी टीम इसी नायब कप्तान के साथ जा रही है। और जो इंजमाम उल हक और बाबर की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ज्यादा तब्दीलियां ना करने के ऊपर बात हुई है कि पैनिक बटन नहीं दबाना। इससे पहले भी पाकिस्तान 1-2 मरतबा इस तरह के डिबैकल देख चुका है जहां पर पैनिक बटन दब जाता है। अब जहां तक 15 रुकनी स्क्वाड को फाइनल करने की बात है, तो इंजमाम और जो बाबर की मुशावरत हुई है उसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनकी नाकिस कारकर्दगी और तसलसल के साथ परफॉर्म ना करने के बावजूद फिर उनको चांस देने का फैसला हुआ है। उसमें नंबर 1 फ़खर जमान है जो कि वर्ल्ड कप में ट्रैवल कर रहे हैं, नायब कप्तान शादाब खान है, बाबर ने उनके ऊपर फिर इंसार करने का फैसला किया है। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी टीम का जो मिडिल ऑर्डर है उसमें आगा सलमान जो हैं उनको भी टीम के साथ ट्रैवल कराने को इजाज़, यहाँ पे बात यह आ जाती है कि जो लोग इंजर्ड हैं या जो फिट नहीं है, जिनके अंदर शाहीन का भी नाम आ रहा है, नसीम को तो खैर रिप्लेस अब किया जा रहा है, अभी तक तो यही सुनने में आया है, तो ये जो अनफिट हैं और जो इंजर्ड हैं, इनकी जगह पे कौन नए लोग लाए जा रहे हैं? देखें, पिछले 2 दिन से ये खबरें चल रही हैं क्योंकि नसीम शाह तो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, अब उसके तो चांस नहीं है कि वो वापस आकर वर्ल्ड कप खेल सकता है। तो जिस बंदे का नाम दोबारा से गर्दिश करना शुरू हुआ है वो है हसन अली, और ये हसन अली का नाम इसलिए चलना शुरू हुआ है क्योंकि हसन अली को मिकी ऑर्थर खुद पसंद करते हैं, तो इसलिए वो नाम जो है ना वो मार्केट के अंदर नाम छोड़ा गया है। लेकिन बाबर चाहते हैं कि जमान खान जो है वो इस वर्ल्ड कप में नसीम शाह को रिप्लेस करें, जमान खान। बाकी हारिस रऊफ फिट हो गए, हारिस रऊफ स्क्वाड के अंदर मौजूद होंगे। तो इसके अलावा एजाज, हम सुन रहे थे अबरार का नाम सुन रहे थे, तो उनके हवाले से क्या सोचा जा रहा है? देखें सैरिश, इब्रार जो है जो पाकिस्तान ने 5 तारीख को आईसीसी सरफराज का भी बता दीजिए साथ ही। जो इब्रार का जो नाम है वो पीसीबी ने रिजर्व के तौर पे रखा हुआ है। अब क्योंकि शादाब खान की परफॉर्मेंस थोड़ी बुरी रही, नवाज की थोड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही, टीम के साथ उसामा मीर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको एशिया कप का एक भी मैच नहीं दिया है, तो इब्रार और उसामा के ऊपर डिबेट चल रही है कि इनमें से कौन सा स्पिनर हो, क्योंकि जो चेन्नई का विकेट है, जो बेंगलोर का विकेट है, जो कोलकाता का विकेट है, वहां पर आपके स्पिनर ही चाहिए। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और इंडिया आपको पता है कि वो डेड विकेटों के साथ उन्होंने जीतना होता है, तो वो स्पिनर की जरूरत है। तो इब्रार के इजाज, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि पर्सनली आप क्या सोचते हैं इब्रार के बारे में, क्योंकि उन्होंने व्हाइट बॉल अभी तक खेला ही नहीं है, वो रेड बॉल में जो है वो अपने जाहिर सी बात रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये रिस्क होगा उन्हें यहाँ पे लाना, या आपको लगता है कि नहीं इतना कोई बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं होता है, वो कर लेंगे? देखिए फ़हीम भाई, अगर आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहते हैं, मैं क्योंकि पाकिस्तानी टीम का हर मैच हर गेंद फॉलो करता हूं, तो उसामा मीर के ऊपर हमें जाना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। उसामा मीर अच्छा बॉलर है। अफगानिस्तान के खिलाफ जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ हम्बन टोटा में 200 रन की पार्टनरशिप उनके दोनों ओपनर्स ने की थी, तो वहां पर शाहीन भी था, वहां पर हारिस भी था, वहां पर नसीम भी था, किसी को विकेट नहीं मिला। उस बहते दरिया में उसामा को भी 60 रन पड़ गए, तो उससे जो गलत जो है ना उसके बारे में ये ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है कि वो डिजर्व नहीं करता। वो तेज लेग स्पिन करवाता है। उसने जो कराची के विकेट के ऊपर न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेटें ली थी, उस वक्त सब कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में अब्दुल कादिर का सानी आ गया है, वो टॉल है, वो हाइट से अच्छी गेंद करता है, तो उसके ऊपर जाना चाहिए। इब्रार यंग लड़का है, उसको टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन इंडियन सरजमीन पे जाके इस तरह की बैटल मुश्किल हो जाएगा। सही, अच्छा, तो मैं एजाज सैफी भाई के बारे में आपसे पूछ रही हूँ, सरफराज का क्या आप देख रहे हैं मामला, कुछ उनकी वापसी एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपको पॉसिबल लग रही है? सेंचुरी भी कर चुके हैं कल वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। देखें, सरफराज को रिजर्व के अंदर ये चांसेस हैं कि सरफराज रिजर्व में आ सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद हारिस जो हैं, अगर अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान कैरी करता है हारिस को ड्रॉप करके,
फिर सरफराज रिजर्व में रह सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि सरफराज, क्योंकि आईसीसी के वर्ल्ड कप में आप 15 प्लेयर्स को ट्रैवल करवा सकते हो, बाकी जितने रिजर्व होते हैं उनका वीजा पासपोर्ट उनका बिल्कुल पीसीबी के बंदे के हाथ में होता है, वो एयरपोर्ट से उन्हें बंदे को फ्लाई करना होता है जब जरूरत पड़ती है। तो रिजर्व में सरफराज बैठ सकते हैं अगर हारिस को पाकिस्तान ड्रॉप करता है अब्दुल्ला को अकोमोडेट करने के लिए। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि शादाब के लिए क्या कोई बाबर को पुश कर रहा है, कोई प्रेशर है बाबर पर, वजह क्या है शादाब को साथ साथ रखने की? दोस्तियां हैं जी। अब ये बात दुरुस्त है, मैं मानता हूँ कि ये 4 साल से पाकिस्तानी टीम की आपस में दोस्तियां थी। अब वो दोस्तियां फ़हीम भाई और मैं उस पर बात कर चुके हैं, मिलियंस के अंदर हमारी वो बॉल के ऊपर जो स्टोरी थी वो जा चुकी है, जो ड्रेसिंग रूम के अंदर हुआ है। दोस्तियां देखा होनी चाहिए, ये दोस्तियां लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, फड्डे नहीं होने चाहिए। शादाब का फेवरेटिज्म भी नहीं होना चाहिए ना, फिर दोस्तियां मेरिट पे होनी चाहिए। देखें एक चीज मैं भी मानता हूँ, शादाब के जो फैंस हैं शायद उनको बुरा लगे, शादाब के ऊपर जो नायब कप्तानी का हमने टैग लगाया हुआ है, अगर वो किसी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो नायब कप्तान ना होता तो उसामा एशिया कप खेल जाता। तो वो नायब कप्तान का स्टेटस की वजह से उसको प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया के हर क्रिकेटर पर बैच बैठा है। विराट कोहली 3 साल तक सेंचुरी नहीं कर सका, तो शादाब के बुरे दिन चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल शादाब के बुरे दिन चल रहे हैं एजाज, और लेकिन शादाब अच्छे खिलाड़ी हैं, कमबैक जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे और एक जो है वो ये बातचीत चलती रहेगी। सारिश, क्रिकेट का वैसे आपको कितना शौक है? सिर्फ देखने का, खेलनी नहीं आती। अच्छा चलें, ये भी ठीक है, हमारी वुमेन्स टीम है, वैसे अगर आप चाहें तो इसमें आप खेल भी सकती हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें क्रिकेट खेलना नहीं आता लेकिन खेलना आता है और वो क्रिकेट पे खेल जाते हैं। खैर, हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया बोल है में स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आएंगे अब तक की अहम खबर पर। खबर यह है कि भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त शदीद कशीदगी का शिकार हैं। कनाडा पहली आलमी ताकत बन गया जिसने सिखों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एक प्रॉपर रिएक्शन दिया है और भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर किया है, रॉ के एजेंट को यहाँ से निकाला है और तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, अब आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी सैयद साहब इस चीज़ पर कॉमेंट कीजिएगा कि जो रिएक्शन दिया है कनाडा ने, बर वक्त दिया है और जिस तरीके से दिया है, ये बिल्कुल ठीक था। और अगर हम दीगर ममालिक को भी देखें, अगर वो भी ऐसे इनिशिएटिव्स देना शुरू कर दें तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी, खित्ते में अमन कायम होगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं दो इसके अहम तरीन पहलुओं की जानिब आपकी निशानदही करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ अब कनाडा का भारत के साथ दो तरफा मामला नहीं रह गया है। इस अनाउंसमेंट से पहले जो कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में की है, जो कैनेडियन वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रेंच प्रेसिडेंट को एतमाद में लेने के बाद पार्लियामेंट में ये ऐलान किया। तो इसका बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है कि अब ये सिर्फ बायलैटरल मसला नहीं है कनाडा और भारत के दरमियान, बल्कि एक आलमी मसला बन चुका है। दूसरी बात ये कि इससे पहले भी भारत और कनाडा के दरमियान बहुत अहम जो एक्सचेंजेस हुए हैं, उसका क्विकली इस मामले पे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जो कैनेडियन हुकाम हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो बखूबी वाकिफ थी कि जो सिख रहनुमा हैं वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के टारगेट पे हैं। और इसका सबूत ये है कि जो जिन सिख रहनुमा को हलाक किया गया है, उनके वकील ने ये बताया है और कंफर्म किया है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वार्न किया था इन सिख रहनुमा को कि आपकी जान को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से खतरा है, तो आप एहतियात करें। अच्छा, और इन सबूतों की बेसिस पे जो कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया और भारत की इंटेलिजेंस चीफ और उनकी हुकूमत को के सामने वो सबूत पेश किए कि जिसके नतीजे में ये साबित होता है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी सिख रहनुमाओं के खिलाफ हमलों में कनाडा के अंदर मुलविस है और उनसे ताउन की अपील की, लेकिन भारत ने ताउन नहीं किया, जिसके नतीजे में जब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और
उनके इंटेलिजेंस चीफ वापस आए, उन्होंने अपने वजीर आजम को ब्रीफ किया, तो फिर उसके नतीजे में जो कैनेडियन वजीर आजम हैं उन्होंने अमरीकी सदर, बरतानवी वजीर आजम और फ्रेंच प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में लिया और फिर अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस में लेने के अच्छा, इसमें सैयद साहब खारजा महाज पर अगर बात की जाए तो कितना गहरा डेंट है ये भारत के लिए कि इस तरीके से ये जो आपने बताया कि इनको बाकायदा उन्होंने लूप में लेने के बाद ये रिएक्शन दिया है, ये कितना गहरा डेंट है भारत के लिए? जी बहुत मैं समझता हूं कि भारत की जो भी उसने गेन करने की कोशिश की थी अपने इमेज के हवाले से आलमी सतह पे G20 के इजलास के नतीजे में, उसकी हकीकत इस वाक़े के बाद और इस अनाउंसमेंट बाय द कैनेडियन वज़ीर आज़म के बाद आश्कार हो गई है, पहली बात। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भारत की जो इंतहा पसंदाना और जो माइनॉरिटीज़ की हलाकतों के हवाले से जो पॉलिसी रही है अपने मुल्क के अंदर सिखों, दलित, क्रिश्चियंस और कश्मीरियों के हवाले से, अब दुनिया को इदराक हो रहा है कि ये एक आलमी मसला है, क्योंकि भारत अपने माइनॉरिटीज़ को दीगर ममालिक में भी हलाक करने की कोशिश कर रहा है, और इसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में आलमी बरादरी, आलमी ताकतें भारत की सोच और उसके रोल को देखेंगी, और मैं समझता हूं कि जो आलमी ताकतें हैं वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेंगी। अच्छा अली साहब, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ले लीजिएगा आप प्लीज। ये जो तहरीक है खालिस्तान, अगर हम इसके ऊपर रहें और बात करें इसी की, तो ये 1978 में समझ लीजिए जर्नैल सिंह से जब ये तहरीक शुरू होती है तो ये अब 2023 हरदीप सिंह तक जाकर, हरदीप सिंह निज्जर हैं वो जिन्हें जो है इस वक्त कत्ल किया गया है, जिनके वजह से पूरा मामला हुआ है, ये 78 से शुरू हुआ। 84 में इसने एक बदतरीन शक्ल इख्तियार कर ली थी, जो कि इंडिया के मजालिम की, समझ लीजिए एक जलियांवाला बाग जो कि ब्रिटिशर ने किया था उसे रिपीट कर दिया गया था इंडिया के अंदर 84 में जब ये हुआ। और इसके क्या मुहर्रिकात सामने आए, और ये जो तसलसल के साथ ये सिखों के साथ ये हो रहा है इंडिया में, स्पेसिफिकली मुसलमानों और सिखों को जो टारगेट किया जा रहा है, हम अगर सिखों पे बात करें तो ये क्या ये एपिसोड्स के अंदर जो ये कर रहा है इंडिया, इस वक्त आलमी बरादरी इसे किस तरीके से देख रही है इस समंदर के साथ? बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए मुख्तसरन में 3 पहलू उसके बता देता हूँ। पहली बात ये कि आपने खालिस्तान की तहरीक का हवाला दिया, तो देखिए पिछले 45 साल में ना सिर्फ खालिस्तान की तहरीक बल्कि 75 साल में कश्मीर की तहरीक अब सिर्फ जनूबी एशिया की तहरीकें नहीं हैं, ये आलमी तहरीकें बन चुकी हैं। जी सर, आप शायद ड्रॉप हो गई है अभी, इंतजार जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर की और खालिस्तान की तहरीकें अब आलमी तहरीकें बन चुकी हैं, और भारत का जो चेहरा है, जो उसकी पॉलिसी है नस्ल कुशी की, वो अब सिर्फ भारत और कश्मीर तक महदूद नहीं है, बल्कि वो कनाडा में और दीगर ममालिक में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में भी असैसिनेशंस कर दिया है। तो ये हकीकत अब दुनिया के सामने आ रही है कि भारत एक आलमी सलामती के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा और मसला है, और इसके हवाले से एक हकीकत पसंदाना अंदाज में आलमी बरादरी को अपनी पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है। और इसको जो असलहे के अंबार वो लगा रहा है, और जो अक़वाम मुत्तहिदा का परमानेंट रुकन बनना चाहता है, सिक्योरिटी काउंसिल का न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है, मैं समझता हूँ आलमी बरादरी अब इन हक़ाइक़ की रोशनी में भारत को जो सिफारती सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैं समझता हूं कि उसको भी उनको रिव्यू करना चाहिए और एक हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत से। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। सैयद मोहम्मद अली साहब आप हमारे साथ रहिएगा, इस पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड तवास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, अभी ये जो इकदाम उठाया है कैनेडियन वज़ीर आज़म ने, और बाकायदा बताया जा रहा है कि लूप में लिया गया है जो बाइडन को भी, ब्रिटिश प्रेसिडेंट को भी, फ्रेंच प्रेसिडेंट को भी, इस इनिशिएटिव को आप किस तरह देख रहे हैं और इसके असरात क्या होंगे? अब आई थिंक ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो बड़ी क्लियर बात होगी कि ये सफारतकार किलिंग ऑफ सिख लीडर जो कनाडा में मारा गया था, ये उसमें इन्वॉल्व है, और ये सारे जितने प्रूफ हासिल करने के बाद उन्होंने ये बाइडन को और इंग्लैंड को आपस में काफी कॉन्फ्लिक्ट लेके सीखी है। इट विल हैव लॉट ऑफ सीरियस डिप्लोमेटिक एंड ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिया। इसलिए कि इस तरीके से इंडिया अपनी अक़लियतों के साथ कर रहे थे, वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, उसके बाद सिख मूवमेंट नेशनली ज़्यादा आगे निकल चुकी है,
कि इंडिया की भी अब रात की नींद हो रही है कि किसी वक्त भी ये कहीं जाकर एक फैसला करें, अनाउंस कर लें कि खालिस्तान की मूवमेंट का और आज़ाद खालिस्तान का, और जिसके बाद एक बहुत बड़ी राइटिंग ऑन द वॉल होगी कि इंडिया की इज्जत बिखरे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद कश्मीरी भी खड़े हो जाएंगे। फिर आपके सामने एंसलेस मूवमेंट्स हैं, नागा, मिजो, असामी, ये सारे हैं, वो खड़े हो रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत गलती की है कि इंग्लैंड में एक सिख लीडर को जिस तरीके से मारा गया है और उसके सारे गाने बने जाके इंडियन। अच्छा, इससे पहले ब्रिगेडियर साहब, जो कुछ भारत ने कश्मीर में किया उस पर हम भी आवाज उठाते रहे हैं, सारी दुनिया ने भारत का वो चेहरा देखा है। अभी जबकि आलमी ताकतें भी इसके खिलाफ अब बात करना शुरू हो गई कि भारतीय जुल्म को रुकना चाहिए, जो इदारे हैं इंसानी हकूक के या फिर इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, इस वाक़े के बाद या इस रिएक्शन के बाद क्या वो भी अब कुछ करेगा या फिर पहले की तरह खामोशी ही होगी? देखिए, मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज आपको पता है कि अमेरिका की और इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। दे नीड बैडली इंडिया अगेंस्ट चाइना और अगेंस्ट पाकिस्तान के वसी इकोनॉमिक तरक्की न कर सकें, जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। वरना ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एमनेस्टी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। अभी जो मणिपुर में किया क्रिश्चियन के खिलाफ जो यूनियन ने आवाज उठाई है, लाइकवाइज जो वहाँ पर वो कर रहे हैं सिखों के खिलाफ, अब ये एक बड़ी एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन गई है। ये सबसे बड़ा थ्रेट है और इंडिया आई थिंक इसके लिए बहुत ही बैकफुट है। G20 में ये ट्रूडो ने वहाँ भी बात की थी और इसलिए आपको याद हो जब पहले लास्ट टाइम ट्रूडो गए थे तो बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने उनके विजिट को और लेकिन वो ही इज अ वेरी गुड पर्सन। जो ये ट्रूडो है ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर और केस होने बारे में, चाहे मुसलमान हो या सिख हो, दे ही टेक स्टैंड एंड दैट इज ही रिकॉग्नाइज्ड। मेरे ख्याल में इस स्टेज के ऊपर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, इनकी साख को फर्क पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशन को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है ब्रिगेडियर साहब, उन्हें धचका लग रहा है, साख भी खराब हो रही है। अली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी इसी का जिक्र किया कि जो एक स्वस्थ भारत नाम की कैंपेन मोदी साहब के आने के बाद चली कि भारत का जो है एक साफ शफाफ चेहरा, इसके पीछे जो घिनौनापन है अगर उसकी बात की जाए तो उसमें नक्सली भी हैं, उसके अंदर तमिलनाडु के बागी भी हैं, उसके अंदर जो है वो खालिस्तानी भी हैं और ये बागी वो कहते हैं उनको, और काफ़ी तहरीकें हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं। फिर कश्मीर की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर भी उनके मजालिम बेतहाशा हैं, जिसे कवर करने के लिए कश्मीर फाइल जैसी मूवीज़ बनाते हैं, वो एक प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाते हैं, जिसे इंडिया के अंदर इंडियंस भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब अगर इस सारे सिनेरियो को देखा जाए अली साहब, तो इंडिया की ये स्वस्थ भारत वाली जो एक इमेज थी जो कि मोदी साहब ने बनाई थी, ये किस हद तक डैमेज हो रही है, या बल्कि डैमेज क्या, ये रिवर्ट कैसे हो रही है, हकीकत की तरफ आते हुए आपको नजर आ रही है ये? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, लेकिन इसमें सबसे जो अहम पहलू है वो ये है, देखें पाकिस्तान तो बहुत अरसे से 75 साल से भारत की जो इंतहा पसंदाना सोच है और नस्ल कुशी की पॉलिसी है उसको दुनिया के सामने उठाता रहा है। लेकिन अब मैं इसको पाकिस्तान की किसी हद तक सिफारतकारी की कामयाबी भी समझता हूँ कि अब जो पाकिस्तान को तशवीश थी, जो पाकिस्तान का बयानिया था, वो अब कनाडा के वजीर आजम का बयानिया बन चुका है। वो उसी तशवीश की झलक आपको मैं बताना चाहता हूं कि व्हाइट हाउस ने अभी जो बयान जारी किया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान के जरिए, उसके अल्फाज ये हैं कि इस सिख लीडर की किलिंग को इन्वेस्टिगेट करना क्रिटिकल है और दोज रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो ये जो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने दी है, मैं समझता हूँ भारत इसको इग्नोर नहीं कर सकता और इसमें वो तशवीश झलक रही है जिसकी पाकिस्तान और कश्मीरी ख्वाहिश करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ भारत की जो असलियत है वो आलमी बरादरी पे आश्कार हो रही है कि हम भारत की चीन के खिलाफ सिक्योरिटी कमिटमेंट को ओवर एस्टिमेट ना करें और उसकी इंतहा पसंदाना सोच और मिजाज को इग्नोर ना करें, क्योंकि अब ये सोच जो है खुद हमारे घरों, हमारे मुल्क, बिल्कुल ये सोच जो है वो अब गालिबन इंडिया के हाथ से भी जो है वो अली साहब निकलती जा रही है। आप हमारे साथ थे और बड़े अहम मौजू के ऊपर आपने अपनी राय भी दी और हमें हकाइक से भी जो है वो आगाह किया। और सहरिश अगर ये देखा जाए तो आपको पता चलेगा ये जो अखंड भारत की जो सोच निकली है ना कि हम पुराने भारत की तरफ दोबारा जाएंगे, जो कि हज़ारों साल पुराना था, कुछ 6-7 हज़ार साल इन्होंने गिनवा दिए हैं, इस सोच के साथ मोदी ने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म को जो है
वो बढ़ावा दे तो दिया इससे है। उन्हीं को नुकसान हुआ है और भारत को नुकसान हुआ है। और एनी हाउ खैर देखते हैं कि अब आलमी बरादरी मजीद इस पर क्या रिएक्शन देती है, क्योंकि अब वही बात हो रही है जो पाकिस्तान करता था। मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की बेटियों की, जो कि किसी से कम नहीं है। और बात खेलने की आ जाए तो फिर तो पाकिस्तानी लड़कियों का कोई मुकाबला ही नहीं है, और यही साबित किया हमारी विमेन वॉलीबॉल टीम ने। पाकिस्तान विमेंस वॉलीबॉल टीम ने पहले बैनुल-अक़वामी मैच में ओवरऑल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अगर डेटा आपके साथ शेयर करें तो पाकिस्तान विमेंस बीच वॉलीबॉल टीम ने सेंट्रल एशियन विमेंस बीच वॉलीबॉल चैंपियनशिप में अपने पहले बैनुल-अक़वामी मैच में ही किर्गिस्तान को शिकस्त देकर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर दी थी, लेकिन दूसरे मैच में उज़्बेकिस्तान से कामयाबी नहीं मिली। ये कलरफुल इवेंट बांग्लादेश के काकस बाजार में हुआ। इस इवेंट में मेज़बान बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा भारत, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान की टीमें भी शरीक थीं। तो इस वक्त हमारी खिलाड़ी वॉलीबॉल की हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मुक़द्दस इस वक्त हमारे साथ हैं, मुक़द्दस बुखारी, वेलकम टू आवर शो। अज़रा हमें ज्वाइन कर चुकी है। अज़रा, आपको भी हम खुशामदीद कहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब। आप लोगों ने अपनी फील्ड में क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया, और काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस हमारा, और काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया था हम लोगों ने टूर्नामेंट पे, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिसकी वजह से हम इतने लंबे टाइम तक आगे खेल नहीं सके। अच्छा ये बताइएगा अज़रा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे खेल हैं, इंटरनेशनली खेले भी जा रहे हैं, क्रिकेट, हॉकी सरफहरिस्त है, फुटबॉल भी जो है वो इंटरनेशनल खेल है। वाई वॉलीबॉल? वॉलीबॉल क्यों? किससे इंस्पायर होके, किसे देखा, कब लगा कि हाँ हमें वॉलीबॉल खेलना चाहिए, क्यों? कॉलेज में देखती थी मैं दूसरी लड़कियों को खेलते हुए, तो मुझे अच्छा लगता था वॉलीबॉल। और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ से ज़्यादातर, बनू से मैं बिलोंग करती हूँ KPK में, तो ज़्यादातर पाकिस्तान में वॉलीबॉल के प्लेयर्स वहाँ से आते हैं, तो मुझे उस वजह से था खेलना है, मुझे खेलना है और अच्छा लगता था, तो बस वो खेलते खेलते बाकी गेम्स भी मैंने खेली, फुटबॉल भी मैंने पाकिस्तान टीम से खेला है, लेकिन वॉलीबॉल जब मैंने खेला तो वो एक अलग उसकी वाइब थी और उसके साथ कनेक्शन डिफरेंट था, तो इसलिए मैंने वॉलीबॉल को कंटिन्यू किया। अच्छा, मैं चाहूंगी आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप काफी खामोश बैठी हुई हैं। मुक़द्दस साहिबा बहुत खामोश है। मैं मुक़द्दस से ये सवाल, बल्कि सवाल के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिएगा। मुझे बताइए, आप दोनों एज ए टीम खेलते हैं तो फॉरवर्ड पे कौन खेलता है, ये भी एक सवाल आ गया, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लें। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं फर्स्ट टाइम बीच वॉलीबॉल खेलने गई हूँ, तो इंटरनेशनल इवेंट, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। स्टार्ट मैंने भी ऐसे ही स्कूल कॉलेज से लिया था और वॉलीबॉल मेरी फेवरेट गेम थी, तो इसलिए मैंने वॉली को ही सिलेक्ट किया। मैं बाकी गेम्स भी खेलती थी, लेकिन मैंने वॉली को ही सिलेक्ट किया और इसमें मैं आगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो गेम था, इसमें आपको कौन सा ऐसा मौका लगा कि जब आपने फील किया कि नहीं दूसरा खिलाड़ी हम पर भारी पड़ रहा है, थोड़ा जोर लगाना है? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? फिर जब आप लोगों को अप्रिसिएशन मिली वापसी पर, वो आपको कैसा महसूस हुआ? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। फर्स्ट मैच हम लोगों ने काफी अच्छा कमबैक किया था। हम लोग फर्स्ट सेट हार गए थे, लेकिन हमने सेकंड और थर्ड सेट कमबैक किया और विन किया, तो वो एक काफी अच्छा मैच रहा हमें। लेकिन जब सेकंड और जो थर्ड मैच था उसमें ये था कि यहाँ पर जो वेदर की कंडीशंस थी उनके यूज टू नहीं थे। यहाँ पर बारिश और हमने हवा में नहीं खेला था, हम यहाँ पर एक सैंड कोर्ट में खेल रहे थे। वहां पर ओपन बीच पे ये हो रहा था जहाँ पर हवा बहुत ज्यादा थी और हवा के साथ बारिश भी हो रही थी। अच्छा, तो आप लोगों की बीच वॉलीबॉल की जो प्रैक्टिस थी, अज़रा मुझे बताइएगा कि ये आप लोगों ने बीच पे नहीं की थी, ये इंडोर फैसिलिटी में की थी या किसी मैदान में हुई थी? यानी बीच वॉलीबॉल के लिए तो मेरे ख्याल में आपको बीच में जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल करनी चाहिए थी, लेकिन कराची में इस टाइम कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी कि हम बीच पे वहां पर करते, तो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में सैंड कोर्ट है। अच्छा, सॉरी टू कट यू अज़रा, लेकिन कराची में फैसिलिटीज हैं, प्राइवेट फैसिलिटीज तो हैं, गवर्नमेंट की जानिब से हैं यानी ये मुझे नहीं पता, लेकिन कराची के साहिल पे प्राइवेट फैसिलिटीज वॉलीबॉल के लिए हैं। कुछ सोसाइटीज हैं जो कि वहां पे वॉलीबॉल के जो है मैचेस भी करवाती हैं। उसका मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है वैसे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारा कैंप लगा है, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और वॉलीबॉल पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने मिलके एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ मिलकर एक ये एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
जिन्होंने पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था और उनको काफ़ी सपोर्ट भी किया फेडरेशन को, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी सपोर्ट किया एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी ने, और आगे भी एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी ये फेडरेशन के साथ मिलकर लड़कियों के लिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए बड़ी अच्छी बात है। इस तरह के सही। अच्छा, मैं चाहूंगी मुकद्दस थोड़ा सा जरा मुझे बताएगा, ये केपी साइड की लड़कियां ये क्या खाती हैं भाई? आप लोग एक पे एक, कोई एमएमए फाइटर है, कोई जूडो खेल रही है, कोई जनाब वॉलीबॉल खेल रही है, ये आप लोग मतलब क्या अपने इर्द गिर्द देखते हैं ऐसा, तो फिर आप लोगों में इंस्पिरेशन पैदा होती है? वजह क्या है ये खास तौर पे? हाँ, मिट्टी बड़ी जरखेज है भाई। केपी का तो आपको अजरा ही बता सकती है, क्योंकि अजरा केपी से बिलोंग करती है। मैं आजाद कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, मीरपुर आजाद कश्मीर से। फिर भी आपका ताल्लुक भी वही पहाड़ी इलाकों से है ना, नॉर्दर्न एरियाज। जी, तो वजह बताए ना मुझे, क्या वजह है? आप लोग क्या बचपन से पेरेंट्स से सीखते हैं कि भाई एक्टिव रहना है, खेलना है, ये हेल्दी है? जी ऐसा ही है, पेरेंट्स से सीखते हैं। और शौक की बात होती है, जब जिसका शौक होता है, जिसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो वो इस फील्ड में ज्यादा अच्छा काम करता है। सारी बात इंटरेस्ट की होती है। तो लड़के तो मेरा ख्याल है कि नॉर्दर्न साइड के वहां की लड़कियों से बड़ा घबराते होंगे कि निकल आई तो एक आधा हाथ वाथ लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बेहतर है जरा साइड पे ही रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। बेहतरीन जी, बेहतरीन। बिल्कुल ऐसा। चलें तो फिर हम ऐसा करते हैं ना, हम आप लोगों को इनवाइट करते हैं, आप लोग कराची आएँ और यहाँ पे वॉलीबॉल बीच पर जो है वो प्रैक्टिस भी करें, और यहाँ के जो शपाटर लौंडे हैं ना उनको जरा सा सुधार भी दें। नेक्स्ट जो हमारा जो भी कैंप लगेगा वो इंशाल्लाह कराची बीच पे लगेगा। चले जी, इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आप लोग पढ़ाई भी कर रही हैं, कुछ बताएंगी आप लोगों की डेली रूटीन क्या है? पढ़ाई अगर कर रही हैं तो क्या अब तक पढ़ चुकी हैं, क्या कर रही हैं? सो बेसिकली हम दोनों ने मास्टर्स कर चुके हैं हम लोग, और बस सब वापडा की तरफ से खेलते हैं और पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते हैं। और इसमें यही होता है कि सुबह ट्रेनिंग की मॉर्निंग में, और फिर रेस्ट किया, शाम में ट्रेनिंग की, और फिर रेस्ट किया, बस ये। क्या मास्टर्स किस फील्ड में किया है आप लोगों ने, अगर मैं जान सकूं? जी मुकद्दस, स्पोर्ट्स साइंसेस की फील्ड में। अच्छा, मुकद्दस साहिबा आप जी, मैंने भी स्पोर्ट्स फील्ड में। अच्छा, आप दोनों एक ही साथ एक ही बैच के हैं? जी जी, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो मैच आप लोग जीते, बल्कि जीतने वाले को तो छोड़ दें, वो तो हम जीत ही गए, जो हारे, क्या ये मैच वन साइडेड था, फाइटिंग था, या कोई ऐसा दोनों में से कोई एक ऐसा राउंड हुआ हो, 3 राउंड में से कोई एक राउंड, कोई भी राउंड गेम पॉइंट तक पहुंचा था? जी, गेम पॉइंट तक पहुंचा था, लेकिन हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था, इतनी तेज हवा थी कि हम लोगों ने तो ट्रेनिंग की नहीं थी हवा के अंदर, तो बॉल को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। हम लोग बॉल कहीं उठा रहे थे और वो जा कहीं रहा था, बॉल के प्रेशर, हवा के प्रेशर की वजह से, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, काफी मुश्किल हो रही थी। नहीं, लेकिन इस सिचुएशन में भी गेम पॉइंट का पूछने का मेरा मकसद यही था कि आपने इस सिचुएशन में भी, जिसमें आपने प्रैक्टिस भी नहीं की हुई है आप लोगों ने, और उसके बावजूद गेम पॉइंट तक ले गए मैच को, तो ये भी बहुत ही कोई जबरदस्त बात है। सही। चलिए, फाइनली कोई मैसेज देना चाहें तो आप बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैच के स्टार्ट से हमें ऐसा लगता है कि हम लोग मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सक रहे और मैच हमारे हाथ से निकल रहा है, लेकिन जब सेकंड सेट शुरू हुआ तो हम लोगों ने जब फाइट की तो हमें लगा कि हम ये सेट विन कर सकते हैं। बिल्कुल जी, कर सकते हैं। अजरा फारूक, मुकद्दस बुखारी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और एक मरतबा फिर आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। भाई, फुकदा है जो वाह हो नहीं सकता, और कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। एक वक्फा ले लेते हैं, क्योंकि फिलहाल यही होना जरूरी है। दुनिया बोल है में मुलाकात होगी राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं कराची की बहादुर बेटी डॉक्टर आनिया फारूक सैयद ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। तो डॉक्टर आनिया फारूक हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर आनिया, एंड गुड मॉर्निंग। कैसा महसूस हो रहा है? माशाल्लाह से वो कहते हैं ना कि मुसलसल कामयाबी और अपने टाइटल का आपने दिफा किया है, तो फीलिंग्स क्या हैं आपकी? थैंक यू सो मच। कोई जीत के हर किसी को अच्छा लगता है, पर अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आई हैव बीन विनिंग टूर्नामेंट्स
और डेंटिस्ट्री के साइड बाय साइड गोल्फ को लेके चलना एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था, पर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैनेजिंग इट वेल। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर मैं आपसे इस खेल के बारे में कुछ पूछूं, क्योंकि ये बड़ा महंगा शौक है और आम आवाम तक जो है वो नहीं पहुंचा है, तो मुझे ज़रा इस खेल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये कितने होल्स का जो है ये चैंपियनशिप होता है, 18, 14, 22, और किस तरीके से खेला जाता है, बड़ा क्विकली तो शॉर्ट। वैसे जो हमारे रैंकिंग इवेंट्स होते हैं फॉर लेडीज वो 3 डेज के होते हैं, 18 होल्स ईच डे। 18 होल्स। बट ये हमारा रैंकिंग इवेंट नहीं था as such, but it was in 18 होल मैच एक दिन का, तो इस तरह था ये मैच। अच्छा, तो डॉक्टर आनिया, हु इज़ योर इंस्पिरेशन? किसको देख के आपको शौक हुआ, या पेरेंट्स में से कोई एक गोल्फ खेलता है? कुछ बताएंगे अपने बारे में? Initially I used to play football for my school team, and then काफी इंजरीज के बाद I switched to golf. Fortunately my dad was the secretary of the Airman Golf Club, तो उधर मैंने स्टार्ट किया था, एंड उसके बाद से अब तक आई एम जस्ट एडिक्टेड टू गोल्फ। एडिक्टेड टू गोल्फ। तो कितना टाइम देती हैं आप खेल को? मैं अराउंड 4 to 6 आवर्स दे देती हूँ डेली। भाई वाह। और डॉक्टर साहिबा भी हैं, डॉक्टर्स को तो पढ़ना बहुत पड़ता है। और क्लिनिक को कितना टाइम देती हैं? फिर मैनेज करना पड़ता है आपको, ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। अच्छा, तो अभी डॉक्टर आनिया प्लान्स क्या हैं? आप मैनेज तो कर रही हैं, लेकिन आगे क्या सोचा है? आप स्पोर्ट्स को लेके या गोल्फ को लेके क्या जहन में है? किससे मुकाबला करना है जो आपकी समझे कि एक ड्रीम डेस्टिनेशन जिसे कहा जाए? इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी है कि मैं क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी लेडी गोल्फर प्रोफेशनल नहीं है हमारे पास, सो आई रियली वांट एंड आई प्रे कि मैं इंशाल्लाह वो हासिल कर सकूं, मैं पहली पाकिस्तान की प्रोफेशनल लेडी गोल्फर बन सकूं, तो उसके लिए मेरी मेहनत जारी है। तो हमजा अमीन से कभी सोचा है आपने कि उनके साथ भी कभी खेलें आप? हमजा अमीन तो आपको जैसे पता है वो पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल्स में उनका शुमार है, and he's a great golfer, and definitely I've played a lot of tournaments with him, not competed against him, but मैंने उनके साथ practice rounds खेले हुए काफ़ी, and उनकी गेम तो बहुत इंस्पायर करती है। वेरी गुड। तो ये ख़वातीन के अंदर जो है वो ये टाइटल जो कि हमजा के पास है वो आप इस वक्त हासिल करना चाह रही हैं कि ये कोई एक ऐसी खातून तो होनी चाहिए जो मुकाबला कर सके इनका। अच्छा, वैसे वो तो माशाल्लाह अपनी बेगम को भी सिखा रहे हैं, तो डॉक्टर आनिया आपने क्या सोचा है हम सफ़र के बारे में? क्योंकि जाहिर है अगर तो कोई गोल्फर नहीं होगा तो फिर आप सिखाएंगी आप भी इसी तरीके से, क्योंकि जब आप इतनी एडिक्टेड हैं तो जो कोई आपका पार्टनर होगा सीखनी उसको भी पड़ेगी, वरना मज़ा नहीं आएगा। ऐसा ही है, अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, बट लेट्स सी। अच्छा, हाँ हो सकता है गोल्फ कोर्स पे ही मुलाकात हो जाए भाई, क्योंकि अभी तक सोचा नहीं है। एनीथिंग पॉसिबल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये इवेंट कैसा रहा, और ड्यूरिंग दिस इवेंट कैसी परफॉर्मेंस आपने देखी दीगर प्लेयर्स की भी? लोगों का इंटरेस्ट क्या है इस खेल को लेके, रुझान कैसे? क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई तो नहीं खेल सकता, लेकिन जो खेल रहे हैं क्या वो टॉप क्लास खेल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही, गोल्फ इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, लेकिन एट द सेम टाइम सिंस गोल्फ एसोसिएशन एंड पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन हैव बेसिकली वर्कड विद देयर वेज कि अब स्पेशली फॉर लेडीज एंड जूनियर्स अगर आप एक किसी क्लब के मेंबर हैं तो आपके लिए ऑल ओवर पाकिस्तान गोल्फ इज फ्री, तो सिर्फ एक आपकी किसी क्लब की मेंबरशिप होनी चाहिए जो आपका होम क्लब होता है। तो डॉक्टर आर यू प्लानिंग कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान से बाहर किसी इवेंट में आप पार्टिसिपेट करें? जी बिल्कुल, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स, एंड इंशाल्लाह आगे भी फ्यूचर में प्लान्स हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा, एक तो आप डॉक्टर हैं, फिर आप खेलती भी गोल्फ हैं जिसे बड़ा ही एक खामोश खेल तस्वुर किया जाता है और वाकई उसके अंदर इतना शोर शराबा होता भी नहीं है, बड़े काम एंड क्वाइट। तो मुझे बताइए क्या आपकी तबीयत में ये ठहराव है या इंट्रोवर्ट होने की निशानियाँ हैं ये? नहीं, आई फील कि स्पोर्ट्स स्पेशली फॉर गोल्फ आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है इसमें, तो पेशेंस अच्छा हो जाता है गोल्फ खेल के, फिर आपका टेम्परामेंट बेहतर होता है, तो आई फील किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स होनी चाहिए आपकी लाइफ में, बिकॉज़ स्पोर्ट्स डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी को बहुत ये पेशेंस जो आपने बताया बड़ा काम होता है, ये लूज कब होता है? जब पानी में बॉल चली जाती है? ऐसा ही है। हाँ, वहां जाके मैंने देखा है बड़े गोल्फर्स को बड़ा नाराज हो जाते, गुस्से हो जाते, ये क्या हुआ यार, मतलब लॉन्गेस्ट यार्ड खेला था और जो है फ्लैग की जगह पानी में बॉल चली गई, तो ये बड़ा एक गुस्से वाला टाइम होता है।
तो कैसे कंट्रोल करती हैं ऐसे? बस you have to keep your nerves strong and you have to play your calm, cool होके खेलना होता है। And I feel एक अच्छे गोल्फर की निशानी होती है जितना आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल हो आपको, क्योंकि एक से बढ़ के एक गोल्फर होता है, तो जिसको जितना ज्यादा अपने नर्व्स पे कंट्रोल है वो ज्यादा अच्छा खेलता है। अच्छा, वैसे आनिया, जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं या फिर जो बिल्कुल नो हाउ नहीं रखते इस खेल के हवाले से, जैसे कि मैं हूँ, मुझे नहीं इतना इस खेल के बारे में पता, तो मैं तो अक्सर ये सोचती हूँ कि हम लोगों से तो कैरम की वो जो होती है वो गोटी हाँ। वो होल में नहीं जाती, तो ये गोल्फ का बॉल किसी होल में चला जाए ये तो नामुमकिन सी बात है। तो जरा इस गेम के बारे में बताएगा कि प्रेशर अब आसाबी तौर पर होता है या ये गेम किस तरह का है? आर्चरी भी लोग करते हैं, कैरम भी खेलते हैं और उसमें भी होल में ही आपको डालना होता है या लगाना होता है, तो किस तरह का गेम है ये? मतलब प्रेशर आप ज़हनी तौर पर फील करते हैं या नज़र का काम है, किस तरह का गेम है? जी बिल्कुल, गोल्फ इज अ वेरी स्किलफुल गेम, तो इसमें ओवरऑल आपके स्किल्स 100% होते हैं। इट्स अबाउट योर माइंड, योर फिजिकल फिटनेस, एवरीथिंग। तो आई फील गोल्फ एक ऐसी गेम है जिसमें आपको हर तरफ से मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ में आपको बेस्ट होना चाहिए। एंड प्रेशर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोर्स पे होता है, और जब आपकी शॉट्स, आपको कोर्स टी शॉट्स पे भी आपको ऐसे लगते हैं कुछ नैरो होल्स होते हैं, तो प्रेशर आपको फील हो रहा होता है, बट अगेन आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आई फील आप ओवरकम कर सकते हैं वो प्रेशर। अच्छा, और क्या इस खेल में भी जो प्लेयर्स हैं उनको किसी डाइट को फॉलो करना पड़ता है या फिर अपने आप को मजीद पॉलिश करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही है, या इसके अलावा अपनी फिटनेस का भी कोई ख्याल रखना पड़ता है? कुछ बताएं। बिल्कुल, पहले जैसे कि था तो इतना ज़्यादा फिजिकल फिटनेस पे नहीं इतना रुझान था लोगों का, बट नाउ आई फील जैसे जैसे गेम डेवलप हो रही है, लोगों का डिस्टेंस का अवेयरनेस हो रही है, तो अब जितना ज़्यादा आप फिजिकली फिट हो उतना आप ज़्यादा लंबी बॉल मारते हैं एंड लाइक उतने ज़्यादा आपका डिस्टेंस पे इम्पैक्ट आता है। तो अब फिजिकल फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का कंसंट्रेशन उनकी उस तरफ जा रही है। बिल्कुल ज़रूर। वैसे ये जो खेल होता है ना सर, इसके अंदर मैंने देखा है कि एक आपने जो है वो हिट लगाया और उसके बाद आप बग्गी में बैठ के जो है वो आगे जा रहे होते हैं। मतलब बड़ी सुस्त तबीयत के लोग जो है, मादरत के साथ ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह बड़े ठंडे मिजाज के लोग जो है वो ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये इसी वजह से हेल्दी एक्टिविटी, कोई हार्ड कोर एक्सरसाइज इसके लिए शायद वो फॉलो नहीं करते, बस एक ट्रेडमिल या कार्डियो वगैरह इसके लिए काफ़ी रह जाता है। लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना है कि इसके लिए आपकी रिस्ट जो है, रिस्ट मूवमेंट वो बड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो ज़रा उसके लिए कोई गाइडेंस, जो लोग आपको देख रहे हैं और जो खेल रहे हैं, जो चाहते हैं कि खेलें, तो उनके लिए कोई रिस्ट गाइडेंस अगर आप देना चाहें। इनिशियली जब मैंने गोल्फ स्टार्ट की थी तो मैं स्क्वॉश साथ में खेला करती थी जस्ट फॉर फन, तो आई फील उससे एक इम्पैक्ट आपका बेहतर हो जाता है गेम पे। एंड एज फॉर बग्गीज आर कंसर्न्ड, आई थिंक अब वो सिर्फ सीनियर्स के लिए या फिर जो मेडिकली अनफिट लोग हैं वो सिर्फ गोल्फ कार्ट्स पे अलाउड होते हैं खेलने के लिए, अदरवाइज तो यू हैव टू वॉक एंड बहुत ज़्यादा स्टैमिना रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वॉक काफ़ी ज़्यादा 4, 5, 6 आवर्स लग जाते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, तो वॉक ज़्यादा हो जाती है। तो जब इतना एक्सपेंसिव गेम है तो मेरा ख्याल है कि बॉल्स भी बहुत सारी होनी चाहिए कि चल के भी ना जाना पड़े। चले जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनिया, बेस्ट ऑफ लक, आगे भी इसी तरह खेलती रहे, अपने पेरेंट्स का, अपने मुल्क का नाम रोशन करती रहे, और आगे आपका प्लान है माशाल्लाह आपने बाहर जाके भी रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को, तो हमारी बेस्ट विशेस आपके इंशाल्लाह जी। और अब मैं चाहूंगा कि आप खेलना चाहेंगी ये गोल्फ का खेल? है महंगा होने की वजह से? महंगा बहुत। नहीं, हॉकी के साथ शुरू कर लें, हो सकता है कुछ अफाका हो, वो गेम तो ऑलमोस्ट सेम है। खैर नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हमारे बच्चे ही क्यों? ये एक बड़ा अहम सवाल है जो कि हर माँ बाप उस गैदरिंग में ज़रूर पूछता है जिसके अंदर कोई दूसरे माँ बाप उसे नज़र आ जाते हैं, क्योंकि आज के बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर और दीगर ऐसी गैर महफूज खानों के शौकीन हो गए हैं, जिससे मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल और कैंसर समेत कई अमराज जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं। अब अगर आप ये देखें कि वर्ल्ड बैंक की मुश्तरका तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के हर 6 बच्चों में से एक, यानी तकरीबन 33 करोड़ 30 लाख बच्चे इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुफलिसी का शिकार जो बच्चे होते हैं, इनकी तादाद में ये कमी जो है वो हो गई है, और कोरोना वायरस की वजह से ये तयशुदा हदफ यानी 30 करोड़ से नीचे रही है। सारी साहिबा बिल्कुल, अगर पाकिस्तान की स्पेसिफिकली फ़हीम बात की जाए तो ग़िज़ाई किल्लत के बायस सालाना हज़ारों बच्चों की अमवात की बड़ी वजह है। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर युज़ैन शाहिद साहिबा। डॉक्टर युज़ैन शाहिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर युज़ैन।
जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर यूजीन, मुझे क्या बताइएगा कि आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि हर बच्चा ही अगर कोई चीज़ खुश होकर खाता है तो वो या तो मैक्रोनी है या बर्गर है या पिज़्ज़ा है, और उसके साथ तो ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक भी होती है। ये रुझान जो बच्चों का इस तरफ हो गया कितना तबाहकुन है, इसके लिए पेरेंट्स को आप किस तरह गाइड करेंगे कि वो बच्चों को रोकें या फिर उनके इस बिहेवियर को चेंज करें? आपने बात जिस तरह शुरू की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में भी आप जो फूड प्रेफरेंसेस हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो या चाहे वो अर्बन एरिया हो, वहाँ पर मोस्टली जो बच्चों को इजी टू एक्सेस फूड है, जिस तरह मतलब पहले घर के बने हुए खानों के ऊपर बहुत फोकस किया जाता था। इवन बच्चे जब स्कूल भी जाते थे तो मेक श्योर करती थी वालदाएँ कि जब वो बच्चे स्कूल के लिए जाएं तो रादर दैन उनको पैसे देने के बजाय उनको एक लंच बॉक्स दिया जाए जिसमें घर की बनी हुई चीज़ें हों। लेकिन जो वक्त गुजरता गया एंड आई वुड से दैट द फैमिली मेम्बर्स स्टार्टेड वर्किंग, दोनों मियाँ बीवी काम करने लगे ताकि अपनी एक फैमिली को बेहतर लाइफस्टाइल दे सकें, तो उसमें ये चीज़ कहीं गुम हो गई। और जब एक घर का फ़र्द, वालिद जब घर से बाहर होते थे तो वालदा उस वक़्त देखभाल करती थी, जब वालदा बाहर होती थी तो वालिद के ऊपर ये ड्यूटी आ जाती थी। तो इसलिए आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस दैट अब जो लोगों का एक वो। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ले लीजिएगा आप, फिर इसके ऊपर जो है वो दोबारा वापस आ सकते हैं। मेरा एक सवाल ये है यहाँ पर कि हम बच्चों को सिखाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन पेरेंटिंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपने जितनी भी बातें अभी बताई उसको अगर हम देखें, नज़र उस पर दोहराई जाए, हमने जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें समझ लीजिए, हमें हमारे पेरेंट्स से मिली, उन्हें उनके पेरेंट्स से मिली, उन्हें उनके पेरेंट्स से मिली, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जी वक्त के साथ साथ आपके जो इर्तिका के इस दौर में, एवोल्यूशन के इस दौर में अगर आप गुजर रहे हैं तो चीज़ें तब्दील होती हैं। अगर हम बात करें अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की, तो उनके ज़माने में ऑर्गेनिक चीज़ें मौजूद थीं। यहाँ ऑर्गेनिक चीज़ों की जगह 2 मिनट में तैयार होने वाले नूडल्स तो मौजूद हैं, जिसका नुकसान बच्चों के ऊपर आ रहा है। एक ये चीज़ ऐड कर लीजिएगा, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि हम जो बच्चा मोटा है इन ग़िज़ाओं को खाने की वजह से उसे हेल्दी कहते हैं, और जो बच्चा खेल कूद करके फिट है उसे कहते हैं जी ये बड़ा कमज़ोर है। थैंक यू वेरी मच। देखें, आपकी एक प्रॉपर जो डिवीज़न है जिसको हम नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे कहते हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 40% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो क्रॉनिकली मेल नरिश्ड है। अब मेल नरिश की डिफरेंट इकसाम आ जाती हैं, उसमें स्टंटिंग आ जाती है जब आप ग्रोथ की बात करते हैं विद रेफरेंस टू द हाइट, जब आप वेस्टिंग की बात करते हैं कि जो मसल मास होता है बच्चे के जिस्म पे वो कम होना शुरू हो जाए। फिर इसमें अंडर वेट होता है जो कि एक रिक्वायर्ड सेट वेट होना चाहिए बच्चे की, जो माइलस्टोन्स अचीव होते हैं। और इसके अलावा ओबेसिटी, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ द मेल न्यूट्रिशन। इसमें जिस तरह आपने वालदैन की बात की फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मैं यही बात पर फोकस करना चाह रहा था कि इवन व्हेन यू टॉक अबाउट द पेरेंट्स, दे हैव द सेम लाइफ व्हाट दे आर गिविंग टू देयर चिल्ड्रन। कोई एक सोशल बिहेवियरल चेंज कंपोनेंट नहीं है। अब अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, जिस तरह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लाया जिसको स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, हेल्दी स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स कहते हैं। उसमें ये कहा गया कि ये वालिदैन पे ज़िम्मेदारी डाली जाए कि, और स्कूल पर ज़िम्मेदारी डाली जाए टीचर्स पे, कि जब बच्चे अपना लंच खाएं उसमें वो तमाम ज़रूरी फूड आइटम्स हों जो कि उनको नरिशमेंट या जो उनको रिक्वायर्ड कैलोरीज दे सके। एंड अपार्ट फ्राम दैट द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स, जो कि शुगरी ड्रिंक्स होती हैं उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा किया जाए ताकि कम से कम लोग शुगरी फूड्स की तरफ आएँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब फास्ट फूड की आप बात करते हैं, येस दीज आर very much in reach of a middle class, but when you talk about the people जो कि below the poverty line, I think more than 70% now in Pakistan are below the poverty line, they do not have that much access to McDonald's or KFC every day. So focus should be on those population, but apart from that उन लोगों के लिए भी जो below the poverty line है, उनकी eating habits क्या है, उनकी रसाई में है। फिर से मैं अपने पहले सवाल पर आऊँगी। मुझे ये बताएगा कि ठीक है, ये पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स पर भी जिम्मेदारी अब ये हो गई है आयद कि वो बच्चों को इस तरफ कन्विंस करें कि उन्हें हेल्दी फूड खाना है। ज़ाहिर है हेल्दी फूड होगा तो हेल्दी माइंड होगा,
लेकिन वो बच्चे जिनके ये बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स कहीं फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं, मजबूर होकर उनकी बात मानते हैं और वो जो खाना चाह रहे हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी एक हैबिट बन जाती है, फिर वो हैबिचुअली खाते ही वो हैं पेट भर कर, अदरवाइज़ वो बस वो कहते हैं ना कि नाक मुँह चढ़ाकर खाएंगे घर का खाना। तो कुछ अब बताएंगे ऐसे बच्चों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू? देखें, इसमें तो जो मेन एक कॉम्पोनेंट आता है जब आप बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की, तो जब जाहिर सी बात है बच्चा एक पैदा होता है और वो अपने माइलस्टोन अचीव करता है, तो शुरू से ही अगर आप उसके अंदर ये आदतें डेवलप करेंगे तो तब जाकर आप जो सोशल बिहेवियर कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ उसको अचीव कर सकते हैं। अगर तो शुरू से ही पेरेंट्स को आप मतलब इस चीज़ पर हैं कि नहीं घर का खाना मुश्किल है बिकॉज वी आर वर्किंग, और बच्चे जो हैं उनको एक इजी टू एक्सेस फूड मिल जाता है, तो आई डोंट थिंक सो कि वी वुड बी एबल टू रीच दैट माइलस्टोन्स। पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, टीचर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड आई थिंक सो कि बच्चे जो हैं शायद पेरेंट्स से ज़्यादा स्कूल में टीचर्स की भी सुनते हैं, तो बात वही आके रुकती है। आप चाहे जितनी मर्जी इंटरवेंशंस कर लें, जितने मर्जी टैक्सेस लगा लें, जब तक ये बिहेवियर चेंज नहीं होगा तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो द थिंग स्टार्ट्स विद बिहेवियरल चेंज। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आजकल चूँकि आपको पता है लाइफ काफ़ी बिजी हो गई है और हर कोई क्विक फिक्स के चक्कर में है, इवन के पेरेंट्स भी समटाइम थोड़ी सी केयरलेसनेस का मुजाहरा करते हैं कि बच्चे ने अगर कुछ खाने के लिए मांगा है तो पहले वाली माएँ जो कि इस तरह जॉब्स नहीं करती थी या वर्किंग वुमेन नहीं थी, वो घरों में रहकर बच्चों के लिए प्रॉपर ताज़ा खाना बनाती थी कि इनको एक खिलाना है और मेरे बच्चे को ये चीज़ पसंद है। लेकिन आजकल की माओं ने अब कुछ इस तरह की रविश इख्तियार कर ली है कि भाई फ्रिज में अगर पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है या कोई कल का बना हुआ सालन पड़ा हुआ है या ब्रेड पड़ी हुई है, इसको माइक्रोवेव में गर्म करो और जनाब उस बच्चे को दे दिया कि आप ये खा लें। ये कितना नुकसानदेह है। और दूसरा, जाहिर है अगर बर्गर्स या पिज़्ज़ाज मौजूद हैं तो हम बिल्कुल तो नहीं मना कर सकते, अगर हमें खाना ही है तो वो क्या रूटीन होनी चाहिए, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, किस तरह खाया जाए? देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और बात उसी जगह पर रिवॉल्व कर रही है अबाउट दी हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। और ये एक माँ जो होती है वो शी इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड, और वो अपने बच्चे को सिखा सकती है, पढ़ा सकती है, और जो वो हैबिट उसके अंदर ये अडाप्ट करेगी या उसमें ये चीज़ें आएंगी तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादा आगे वो कैरी ऑन कर सकेगा। आई जस्ट सेड दिस थिंग दैट इट इज़ एन ईजी एक्सेस। जब आपके पास ईजीली रसाई होती है इन चीज़ों की तो फिर शायद इन आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं, फ़ास्ट फूड इज़ फ़ास्ट फूड। कोशिश हता इम्कान यही होनी चाहिए कि आप घर का बना हुआ खाना खाएं, because you never know fast food chains the way they are using the edible oil, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें rancidity तो नहीं है। nobody knows के what is happening with a fast food chain। so कोशिश यही करनी चाहिए कि मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये बता सकें कि कैपिंग कर लेते हैं, लेट से कि 1 से लेके जो है वो 5 साल या 10 साल तक के बच्चे के लिए क्या चीज़ ऐसी है जो घर पे उसे खिलाई जाए जो जिसका इनटेक उसके लिए फिजिकली भी बेहतर होगा और मेंटली भी बेहतर होगा, जिसमें आयरन का, कैल्शियम, विटामिन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकें, लेकिन घर की चीज़ों पे मैं चाहूँगा अगर आप ये थोड़ा सा बता सकें। देखिए, स्टार्ट जब आप करते हैं, एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए क्या आता है, उसके लिए मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। और जो बच्चा परवान चढ़ता है तकरीबन 2 साल तक, इट इज़ कंपल्सरी एज़ पर द WHO स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन कि माँ अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ दूध पिलाए, और 6 साल के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में फिर एक फूड प्लेट भी आ जाती है जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आते हैं। आप अपने वेजिटेबल्स देख लें, इट शुड बी अ स्पिनच, इट शुड बी सीजनल फ्रूट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी है बच्चे की नशोनुमा के लिए। और बच्चे की जाहिर सी बात है, जब वो छोटी उम्र में ही वुड स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, और आहिस्ता आहिस्ता उस पर जब एक एजुकेशन का एडिड प्रेशर पड़ता है और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इन्हांस होती है, तो उसको एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए ताकि जितने वो अपनी कैलोरीज बर्न कर रहा है उस हिसाब से उसको घर में बनी हुई तमाम चीज़ें मैसर होती हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नेचर ने हमें नहीं दी। वी डू नॉट हैव टू इन्वेंट द री-इन्वेंट द व्हील, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ही फूड टाइप को लेकर बच्चे को ना दें, आप उसमें मिक्स वैरायटी रखें जिससे बच्चे के लिए भी वो पैलेटेबल होगा और वो उसको
रेजिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, हम लोग तो फास्ट फूड की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन हम लोग ये जो प्रिजर्व्ड फूड मिलता है बाकायदा फ्रोज़न, इस पर हम बात नहीं करते। ये कितना नुकसानदेह। इससे पहले मैंने क्विक फिक्स की बात की थी, जो हम लोग माइक्रोवेव करके फटाफट चीज़ पेश कर देते हैं बच्चे के आगे, इसके इफ़ेक्ट्स क्या है? अब तो बहुत से ऑफिस में जहाँ पर इस्लामाबाद में एज वर्कड वो माइक्रोवेव उन्होंने बैन कर दिया, बिकॉज यू नो दीज आर दी electromagnetic waves, and obviously when they are used for keeping the food hot, but that is something artificially hot, और जाहिर सी बात है जो एक न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है, अगर आप फ्रोज़न फूड की बात करें, बेशक वो 3 महीने पहले बना है, 4 महीने पहले बना है, और जाहिर सी बात है जो आप चीज़ को गर्म करते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है। सो आई थिंक सो के दीज आर सम ईजी वे मेथड्स, लाइक घर में खाना नहीं बना सकते, पैक्ड फूड ले आओ, केन्ड फूड ले आओ, कोल्ड फूड ले आओ, बट आई डोंट थिंक सो कि दे हैव सो मच न्यूट्रिशनल वैल्यू। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर यूज़ीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और वही बात है फ़हीम के पुरानी वक्तों में जो हमारे जिन्होंने वो ग़िज़ाएँ खाई हुई हैं, वो माशाल्लाह से आज हमें खुद से ज़्यादा ताकतवर महसूस होते हैं। यही वजह है जी, इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब से बताया कि उनके पास तो ऑर्गेनिक फूड था, लेकिन हम ऑर्गेनिक फूड की तलाश में घूम रहे हैं, मिल नहीं रहा। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें जो है उन्होंने बताई हैं। हमें सिर्फ फोकस करना चाहिए कि हम घर के खाने पे ले आएँ, और उसके बाद हम ऑर्गेनिक की जानिब बढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें चलेंगी, जैसे कि अब स्टेप आ गया है ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, करता फिर आप खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और जैसा कि अभी एक खुशखबरी जो है वो हमें देखने को आई है और सुनने को भी मिली है कि डॉलर का रुख ऊपर से नीचे हो गया है, और इंशाल्लाह ज़मीन बोझ भी हो जाएगा। शायद ज़रूरी है जी, शायद इसमें बहुत बड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह है तो फिर हो ही जाएगा। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल ये है कि डॉलर की गिरती हुई कदर भी हमारे इस्लामी मुआशरे में ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की नाजायज़ कीमतों को कम नहीं कर सकी। क्यों सैरिश? देखिए जनाब, ये कलमियाँ हैं कि क्या वजह है कि रेट जब एक दफ़ा ऊपर चले जाते हैं तो वापस नीचे नहीं आते, क्यों आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन है फॉरेक्स एक्सचेंज के मलिक बोस्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम। मलिक साहब, ज़रा आप ही थोड़ा सा हमें बता दें या समझा दें पाकिस्तानी अवाम को कि आखिर क्या वजह है कि डॉलर, हम सुनते हैं खबरों में कि 1 रुपया 95 पैसे कम हो गया, एकदम रिवर्स गियर लग गया। जब डॉलर बढ़ता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है जनाब, कि डॉलर महंगा हो गया है। क्या वजह है कि डॉलर कम होता है तो हमें फ़ायदा नहीं मिलता, हम बस देखते रहते हैं खबरों में? देखो, डॉलर इस वक्त जो पाकिस्तान की खून जिस्म में खून हो तो आदमी कमजोर हो जाता है, तो हमारे पास हो तो हमारी मैशत कमजोर हो जाती है। तो डॉलर हमारी मैशत के लिए बड़ा जरूरी है। और डॉलर जब बढ़ते हैं तो हर चीज हमारी महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि सारी चीजें हम इम्पोर्ट कर रही है। उधर सब्जी तक भी हमारी इम्पोर्ट हो कर रही है जो हम खा रहे हैं, गंदम की, चीनी भी अभी थोड़ी सी शुक्र है कि हमारे पास बची हुई है, तो उसके भी पीछे लगे हुए थे कि इसको भी एक्सपोर्ट करके फिर बुरान पैदा करें। और इस तरह कपास है, जितनी भी खाने पीने की चीजें तो सारी की सारी चावल के अलावा सारी हमारी इम्पोर्ट हो रही है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि ये जो डॉलर है अब नीचे आना शुरू हो गया है, तो इसे कहाँ ब्रेक लगने का जो है वो तवक्को आप देख रहे हैं? क्योंकि आपका जो विजन है वो डॉलर का रेट रियल वैल्यू तो इसकी 240 रुपए है। ये मैं नहीं कह रहा, ब्लूमबर्ग मैंने ये रिपोर्ट की थी, पूरी दुनिया में हेडलाइन के साथ की थी। फिर क्या वजह है? जखीरा अंदोजी इसकी वजह है, जिसके खिलाफ ऑपरेशन भी चल रहा है और जगह जगह से डॉलर बरामद हो रहे हैं। जी जी, ये बहुत पैमाने में माफिया थी। तो बिजनेस काउंसिल ने पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट दी कि 9,000 अरब आउट ऑफ बुक बैंकों के पास पड़ा है, लोगों के पास, बाकी के पास। और ये डॉलर और गोल्ड खरीद के होल्ड कर रहे हैं। और ये इतनी जरूरत बढ़ गई हमारी एक्सचेंज कंपनी मार्केटों के पास ब्लैक मार्केट वाले खड़े हो गए थे। मैंने फिर लार्ज फॉर्स जो यूनिवर्सिटी के हेड से मीटिंग की, फिर आर्मी चीफ साहब से अपील की, उनकी बड़ी मेहनत उन्होंने पूरा टास्क फोर्स बनाई, क्रैक डाउन किया। और आपने का डॉलर रेट 330 से कम हो गया, आज अल्लाह का 297 से भी कम हो गया, और आज दिन में लगता है 200। अच्छा, वैसे मलिक साहब मुझे बात बताइएगा कि अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि रेमिटेंस को लेके बड़ा सोचा जा रहा है और ऑफर्स का भी कहा जा रहा है कि जनाब ये आइडिया फ्लोट किया जाए कि लोगों को रेमिटेंस पर इनाम दिया जाएगा।
तो ये आप किस तरह देख रहे हैं, इससे डॉलर की जो हमारे मुल्क में फरावानी है वो किस हद तक इससे लिंक्ड है और कितना ज़रूरी है ये? देखो ये सोनी धरती पहले भी, लेकिन पहले यहाँ बहुत कम 20 अरब के नाम दिए लोगों के लिए जो उनकी फैमिली यहाँ रही जो है चीज़ों से फायदा उठाएंगे। तो ये बहुत अच्छे इंसेंटिव है, क्योंकि वहाँ हवाला मार्केट वाले बहुत ज़्यादा मुशारक है बाहर, वो इनको हाई रेट पेशकश करते हैं। हमारे लोग बेचारे अगर $1,000 तो फर्क जाते थे, आम आदमी के लिए चीज़ बहुत होती। तो ये जो एक्सचेंज के मामलात हैं, इन पर कहा जा रहा है मलिक साहब कि इस पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसके निज़ाम को ज़रा बेहतर किया जाएगा, स्मगलिंग को रोका जाएगा। फिर बाहर जो लोग मौजूद हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप थ्रू बैंकिंग चैनल पैसे भेजें, हवाला हुंडी का इस्तेमाल ना करें। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ग्रे मार्केट की भी बात करूंगी मैं। देखो ग्रे मार्केट के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू है, और अभी ये भी मैं समझते आर्मी चीफ साहब ने ये बड़ा सख्त एक्शन किया पूरे तमाम राज जितनी हवाला उनको पास, और मैं कोर्ट से तजवीज़ दी अगर हो जाए तो ये सारी चीज़ें हमेशा की दूर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि आप जितने भी हवाला ऑपरेटर जो ब्लैक बुक पकड़ते हैं, उसमें सिर्फ उस हवाला ऑपरेटर का जिसका रिंदी को FIR में नाम दर्ज है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ती जो ये सारा काम करवा रहे हैं। ये सारा काम तो बड़े बड़े व्हाइट कॉलर करा रहे हैं, बिजनेसमैन करा रहे हैं, बैरोक्रेट करा रहे हैं, सारे कोई भी इस गंगा में शामिल नहीं है। ऐसी गंगा में हाथ हो रहे हैं, सब हाथों को काटे। अच्छा मलिक साहब, मैं इसी से रिलेटेड एक बात आपसे जानना चाहूंगा जो कि आम आदमी के जहन में रहती है, तो जरा उसे भी आज जो है वो लगे हाथों क्लियर कर दें कि लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं करोड़ों रुपए की, और वो करोड़ों रुपए जो है वो उठा के डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो डॉलर जो है वो अपने पास महदूद करके बैंकों में नहीं रख रहे, अपने पास जो है तिजोरियों में सेव कर लेते हैं, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो फिक्स हो जाता है, वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, कहीं नहीं जा पा रहा है। वो सिर्फ इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि जी जब डॉलर बढ़ेगा तो फिर हम इसे मार्केट में निकालेंगे और उस पर मुनाफा हासिल कर लेंगे। ये एक बड़ी वजह है इस चीज को स्टॉक करने की। बात आपने सुनी, मैंने कहा ये जो क्रैक डाउन में मैंने रिक्वेस्ट की है ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जितने भी हवाला ऑपरेटर खरीदते हैं कल व्हाइट कॉलर को दे रहे हैं, जो कि करप्शन का पैसा भेजते हैं या लाखों में डंप करते हैं। जब इनको पकड़ा जाता है, इनको सबका डेटा पता है, इनसे पूछिए किस आदमी ने ये खरीदे, ये कितने पैसे बाहर भिजवाए, उसका भी FIR में नाम। चले मलिक साहब, ये एक्शन जो है मेरा ख्याल है कि परमानेंट बेसिस पे चलता रहना चाहिए। यही क्रैकडाउन जो है वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा और ये चोरों को, स्मगलर्स को पकड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। बेहतरीन जी। तो डॉलर जो है वो फिर आपने कितने खरीद के रखे हुए वैसे सारी? फहीम मैं तो एक अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, हम अमाउंट नहीं बताते, समझ जाएगा, सम मिलियंस, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, क्योंकि उसकी वजह ये है, अच्छा ये मुझे ये भी पता है कि ये किस तरीके से डॉलर जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं। ये मछलियों के जरिए जो है वो ये अपने डॉलर्स को यहाँ से वहाँ भेजती हैं। इसका सबूत है हमारे पास, और वीडियो की सूरत में ये सबूत हमारे पास मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं फिशरीज में मौजूद हूँ। फिशरीज का पाकिस्तान की मईशत में क्या किरदार है, और अब चूंकि पाकिस्तान में आपको पता है महंगाई अपनी हदों को छू रही है, तो यहाँ पर जो लोग आते हैं मछली की खरीदो फरोख्त के लिए, वो कितने इससे मुतासिर हुए हैं, या फिर यहाँ पर कारोबार पर क्या असर पड़ा है, फिशरमैन जो है उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और मछली की कितनी इकसाम यहाँ पर मौजूद है, कितनी बड़ी ये मार्केट है। आज मैं आपको विजिट भी करवाऊंगी, इन तमाम मसाइल पर आज बात भी करेंगे। चलते हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर पहुंच चुकी हूं और मैं अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ, एक बड़ी तादाद है मुख्तलिफ इकसाम की मछलियों की, और लोग भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है क्योंकि मछली की खरीदो फरोख्त के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इस वक्त मेरे साथ फिशरी मार्केट के मैनेजर मौजूद हैं नासिर बोनेरी साहब। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नासिर साहब, यहाँ पर डेली इतना ही रश होता है? फ्राइडे को जो है सिर्फ मंडी बंद होती है, बाकी डेली ये जो है हमारी हैली की मार्केट है, यहाँ सुबह 4 बजे जो है लॉन्चें जाती हैं शिकार के लिए। ये ताज़ी मछली होती है और यहाँ से जो है अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क दोनों जगहों पे जो है मछली जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे ये बताएगा कि ये जो मछलियाँ हैं, सबसे महंगी मछली कौन सी है, कितने की है, और सबसे सस्ती मछली कौन सी है और कितने? देखिए ये डिफरेंट रेट है, हर मछली की अपनी कीमत है। जैसे सुरमई है 1200 से लेके 1800 रुपये किलो तक भी है,
और इसी तरह धोतर है वो 600 रुपये से लेके 1200 रुपये तक की भी है। डिफरेंट रेट होते हैं। कुंद पड़ा हुआ है, कुंद की भी है, पापलेट के अपने रेट होते हैं और दवण के अपने रेट हैं। दीगर फिशीज जितनी भी हैं आपको नज़र आ रही हैं, इसके अपने अपने रेट होते हैं, डिफरेंट रेट होते हैं। जिस दिन बल्क क्वांटिटी में माल आता है रेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जब थोड़ा माल होता है तो रेट ज़रा अप हो जाता है। अच्छा, कितना माल है जो कि अंदरूने शहर जा रहा है, कितना माल है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, कारोबार कितने मिलियन का हो रहा है सालाना यहाँ पर? देखिए, अगर हम एक्सपोर्ट को देखें, अगर हमारा माल एक्सपोर्ट होता है 5.6 मिलियन जो है हमें पाकिस्तान को ज़रिए मुबादले मिलता है। अंदरूनी मुल्क जो हमारे लोकल माल जो है वो भी जाता है, बेहतरीन क्वालिटी का माल भी जाता है। मुल्तान है, लाहौर है, पेशावर है, मतलब पंजाब, KPK और कोयटा तमाम मुल्कों जगहों पे जाता है। जो A1 क्वालिटी का माल होता है वो यूरोप वगैरह चले जाता है, दुनिया की दूसरे ममालिक में। B क्वालिटी, C क्वालिटी, इस तरह ही मिला जुला रुझान होता है। कराची के इम्प्रेस मार्केट है, मच्छी मैनी मार्केट है, वाटर पंप है, इन जगहों पे भी जाता है, वहाँ से भी लोगों को जो है ना मिलता है। चलिए, मैं चाहूँगी थोड़ा सा मछली की इकसाम भी दिखा दें और यहाँ पर मौजूद लोगों से थोड़ी सी बात भी करेंगे कि पता चले कि वो कितने महंगाई से मुतासिर हुए या रेट्स यहाँ पर कितने तब्दील हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मछली जो आपके पास है कौन? मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की माशाल्लाह मछलियाँ पड़ी हुई है, बिल्कुल फ्रेश। ये मंगरा है, वाइट कुंद है, ब्लैक कुंद है, गिस्सर है, अमूर है, साफ़ी है, कक्कड़ है, सोनाब है, हीरा है, खोपरा है, पत्तल है, अमरूद से चाय है, मुख्तलिफ किस्म की माशाल्लाह वैराइटीज़ पड़ी हुई हैं। सही, आगे चलते हैं जनाब। और आगे ये देख सकते हैं आप इतनी बड़ी मछली। अस्सलाम वालेकुम। ये अमरूद कहते हैं, इसको इंग्लिश में माई माई बोलते हैं। अमरूद कितने रुपए किलो है? ये इस वक्त बाजार में 500 से 600 रुपए किलो। 500 से 600 रुपए किलो है। तो ये माल सारा रात तक बिक जाता है? बिक जाता है, तकरीबन बिक जाता है। ऑर्डर वाले ले जाते हैं, जो बच जाता है फिर सुबह साइकिल वाले, फेरी वाले वो ले जाते हैं। अच्छा, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ना, ये मार्केट में K3 हॉल है। यहाँ पर आपको सारी समंदर की मछली मिलेगी, मुख्तलिफ इकसाम है मछली की। K4 जो हॉल है वहाँ पर आपको दरिया के मीठे पानी की मछली मिलेगी, यानी कि दोनों टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप मीठे पानी की मछली खाना चाहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है उसमें जायका ज्यादा होता है, कांटे कम होते हैं, ज्यादा अच्छी मछली होती है। और समंदर की मछली में कहा जाता है कि जो बड़ी होती है इसमें भी कांटे कम होते हैं, लेकिन दोनों के टेस्ट में फर्क है। इस वक्त मेरे पास एक और ये व्यापारी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सी मछली आपके पास? हमारे पास हीरा पड़ा हुआ है, मुल्ला पड़ा हुआ है, पोथा है, मंगरा है, वाइट कुल दो, दंदिया पड़ा हुआ है, दावन है, टूना फिश है, सारा में। टूना फिश का क्या रेट है? टूना फिश चल रहे हैं इस वक्त 600 रुपये, ईरान वाले उठा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर नाज़रीन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि मैंने भी कभी इतनी बड़ी तादाद में मछलियाँ इतनी इकसाम की नहीं देखी पहले। और ये मेरे सामने शार्क है। अक्सर हम लोग शार्क के हवाले से टीवी पर सुनते भी हैं, देखते भी हैं। बड़ी डेंजरस मछली है शार्क, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे साइज में मौजूद है। और ये इसकी फिंगर फिश बनती है, यानी कि ये बता रहे हैं कि जी पंजाब इसको भेजा जाता है, वहाँ पर शादियों वगैरह के इवेंट्स में ये मछली यूज़ होती है। और ये देखिए आप यहाँ पर उससे भी बड़ी एक शार्क मौजूद है। तो ये शार्क मछलियाँ, इनमें आई थिंक सो कांटा कम होता है, तो लिहाजा इनको फिंगर फिश के तौर पर हम लोग बनाते हैं और खाते हैं। अच्छा नासिर साहब, यहाँ पर कुछ मछलियाँ ऐसी भी है जिनको हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं, वो कौन सी मछली है? देखिए, जो बिगेस्ट शार्क होती है ना, जो सबसे बड़ी शार्क होती है, उसके जो पर होते हैं वो बड़ी कॉस्टली होती हैं, क्योंकि उसमें से जो धागा निकलता है वो ज़्यादातर जो ना हमारे बड़े जो प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर्स, वो जो है इसको ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आई का ऑपरेशन है या हार्ट का ऑपरेशन है या पित्ते का हो गया, मतलब अंदर जो बॉडी के अंदर जिसको जो है स्टिचेज करते हैं, उसके लिए बड़े शार्क की जो है, ये छोटा शार्क है, इसके पर इतने कारामद नहीं होते, मगर बड़े शार्क की जो है उसमें नर और मादी अलग अलग होते हैं। बहुत बड़ी 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 शार्क होती है, 16 फीट लंबी, 4.5 फीट चौड़ी। खरीदते हैं, पूरी पूरी लेके जाते हैं यहाँ पे, कट के बिकती है। उनका गोश्त जो है ना वो बिकता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जनाब, और बड़ी तादाद में ये फिश मौजूद है। ये कौन सी फिश है? ये टूना फिश कहलाती है। और ये यहाँ से अभी हमारे यहाँ से जो ना ये कंटेनर्स के ज़रिए जो है क्या नाम है बाहर जाएगी, ये सेल हो चुकी है, वज़न हो रहा है। दुनिया भर के जो रेलवे स्टेशन है उसका जो बर्गर है, ये टूना फिश का जो है उसमें बर्गर बिकते हैं पूरे दुनिया। वैसे टूना फिश कहते हैं जी वजन कम करने के लिए भी लोग खाते हैं। बिल्कुल, इसमें बहुत इसकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। और क्या नाम है, ये बर्गर के अंदर ज्यादातर ये बताएगा, यहाँ पर हमने बताया कि बिक चुकी है, तो ये आते ही बिक जाती है, क्या हिसाब किताब? बिल्कुल, जब लॉन्च से ये आती है फिर इसका नीलाम होता है। नीलाम होने के बाद जो है क्या नाम है, ये जो खरीदते हैं
वो फिर इसको अपने गोदामों में लेके जाते हैं या अपने फैक्ट्रियों में ले जाते हैं, इसको फ्रोजन करके फिर जिस जिस ममालिक को दरकार होती उस ममालिक को वो लोग बेच देते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका नासिर बुरैरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मुझे कुछ अलग दिख रहा है तो मैं आपको भी लाजमी दिखाऊं। अभी मैं चाहूंगी कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये मछली देखिए, खुदा की कुदरत देखिए आप कि इसमें कौन सा ऐसा कलर है जो मौजूद नहीं है। इतने खूबसूरत कलर्स है इसमें, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, ऑरेंज भी है, ग्रे भी है, व्हाइट भी है, और इसको कहते हैं समंदरी मिट्ठू। इसका नाम है मिट्ठू फिश का। तो ये कितनी खूबसूरत मछली है, मीठे पानी की मछली है। और वैसे इसमें कांटे ज्यादा होते हैं तो लोग इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते खाने के लिए, लेकिन खूबसूरती इसकी मेरा ख्याल है कमाल है। इस मामले में बाकी मछलियों पर ये सबकत ले गई है। आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, अभी मुझे गाहक मिले जो कि शहर से आए हैं, अंदर कराची से, और ये कहाँ से आए हैं, इन्होंने क्या खरीदा, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या नाम है आप? रिजवान नाम है। कहाँ से आए हैं फिश? कराची सिटी अजीराबाद के इलाके से आए। आपने ये क्या खरीदा है? हमने फिश लिए, सुरमई फिश। अम्मी के साथ है, अम्मी अबू मैं। वाह आंटी, स्पेशली फिशरीज ही आती है? जी मैं फिश ही आती हूँ माशाल्लाह। ये मछली सुरमई क्यों खरीदी आप? हमारे घर में ज्यादा सुरमई और पापड़ खाया जाता है। वजह क्या होती है? इसकी गोश्त बहुत अच्छा होता है, बच्चों को बहुत पसंद होता है। जायका कैसा है? बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। तो ये आप लोग 3 लेके जा रहे हैं, तो क्या पूरे महीने की माशाल्लाह एक साथ? पूरी फैमिली माशाल्लाह काफी बड़ी है, तो हम आए तो सिर्फ 3 जाने, मगर पूरी फैमिली के लिए एक साथ लेके जाते हैं। तो कितनी मछली लेके जाते? माशाल्लाह 20 किलो 25 किलो कम से कम। ये अभी किस रेट में मिली आपको? अभी हमको हमारे लिए कम है, हमारे लिए कम है, किलो के हिसाब से हमें मिली अभी है। जी बहुत शुक्रिया। नॉर्मल मार्केट में देखने जाते हैं तो महंगी होती है, यहाँ पे रेट काफी फर्क है। जी जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आंटी आपका। जी इस वक्त मैं जनाब बोट के पास मौजूद हूँ, मेरे साथ एक माहीगीर मौजूद है, तो मैं इनसे पूछूंगी कि कितना वक्त गुजार के समंदर में आए हैं और वहाँ पर क्या मुश्किलात इनको पेश आई, यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है, कितना ही काम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह, कितने दिन रहे आप समंदर में? हम 20-22 दिन गुजार गए। तो क्या आप लोग आपकी रोजमर्रा की रूटीन होती है जब आप समंदर में होते हैं? मतलब ये जाले का टाइमिंग होता है, समंदर में मछली वाला जाला होता है, उसका टाइमिंग होता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जब तक वो चलते हैं। उसके बाद जब टाइम हो जाता है, एक लेन होता है, उस मुताबिक GPS के मुताबिक हम लोग टोलिंग करते। उसके बाद जब वक्त हो जाता है बस फिर आवाज़ देता है, नफरी तैयार हो जाती है काम के। अच्छा जनाब, इस वक्त मैं आप देख रहे हैं कि बोट के अंदर आ चुकी हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, ये भी माहीगीर है और मछलियाँ पकड़ने के लिए ये जाते हैं और किस कदर मेहनत से काम करते हैं। इनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से मछली हम तक पहुँचती है, जो कि हेल्दी फूड है जो हम अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? अवेश खान। अवेश खान, आप किस तरह समंदर में काम करते हैं जब निकलते हैं? हाँ, हम दिन रात काम करते हैं और बहुत मुश्किल से काम करता है और तकलीफ से काम करता है, बहुत मुश्किल काम है। नाज़रीन, इससे अंदाज़ा लगाएं आप कि माहीगीर किस कठिन मरहले से गुजर कर हम लोगों के लिए ये सी फूड पकड़ कर लेकर आते हैं, जिसके बाद हम लोग आराम से अपने घरों में बैठ के नोश फरमाते हैं। तो इनकी मुश्किलात जो हैं वो बड़ी इस तरह की हैं कि कोई नॉर्मल बंदा वाकई ये इस तरीके से कश्ती में सर्वाइव नहीं कर सकता। बड़ी मेहनत से मछली लेकर आते हैं। भाई वाह सैरिश साहिबा, आपने तो आज हमें जो है वो बेहतरीन मछलियों का दीदार भी करा दिया और ऐसा लग रहा है कि सी फूड खाने की क्रेविंग जो है ना वो जाग गई है। तो कैसे अभी गर्मी है कराची में, वहीं अभी थोड़ा रुक जाए, मौसम थोड़ा और चेंज हो जाए। आपको पता है ये गर्मी सर्दी ये कुछ नहीं होता है भाई। बहुत सारे लोग तो हैं वो अपने फ्लू के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो सुरमई मछली खाते हैं। बालूबशी है, बंगाली बालूबशी तो हर वक्त ही खा रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बड़ा मजे का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इतनी वैरायटी वाकई मैंने पहली बार देखी और अब आगे इंशाल्लाह मौसम जैसे जैसे चेंज होगा तो यहाँ चक्कर लगता रहेगा। आप लोग भी अगर मजे मजे की फिश खाना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाएं, आपको वैरायटी मिलेगी। तो जो दिल चाहे उस किस्म की मछली लेके आए और दुआएं दें, खा के हमें भी और खुद भी इंजॉय करें। वेरी गुड, बहुत जरूरी है और वाकई बड़ा मुश्किल काम, क्योंकि वहाँ पे लेकिन जब भी जाएं जॉगर्स पहन के जाइएगा। हाँ, ये कुछ बताएं ना आप उन्हें कैसे जाना है। जब भी जाएं जॉगर्स पहने। हाँ, बिल्कुल, और बाल प्रॉपर बंद करके जाएं। मैं फर्स्ट टाइम शीशी जो है वो अपने पास रख लें ताकि बिल्कुल वापस आने के बाद भी स्मेल आती रहती है आपसे मछली की। एनी हाउ चलें, हम मछली लेने के लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। आए जी तरफ मछली चले जी, उठे जी, चले। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है।
दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।